फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्म एमसीक्यू में। तो बच्चों, आज की वीडियो में क्या लेके मैं आप लोगों के लिए देखिए डीएमईआर का जो आप लोगों का एग्जामिनेशन है ना, तो उसके लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट, एग्जाम अच्छे से करके आना है। और बाकी देखिए मैंने वीडियोस डाले हुए हैं है ना, टॉपिक वाइज आप लोगों के। तो इसमें जो है 5 टॉपिक को मैंने एक ही जगह पे कंबाइन कर दिया है, जिससे कि लास्ट टाइम पे जो है रिवीजन हो सके, है ना। तो इसमें मैंने आपके देखो एफडीए के एमसीक्यूज इसमें कंबाइन करे हैं, एसेंशियल ड्रग लिस्ट वाले, और जो है जीएमपी और डिसइंफेक्टेंट एंड देयर कंसंट्रेशन और आपका डेंटल फार्माकोलॉजी, 5 टॉपिक आपको एक ही वीडियो में कंबाइन कर दिए हैं। ओके, तो ये रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है बच्चों, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाला है। और अभी देखिए फार्म एमसीक्यू ऐप अवेलेबल है, इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक है, जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स मिल जाते हैं, तो ऐप पे भी विजिट कीजिएगा। तो अभी बिना देरी स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, वीडियो मैंने पहले डाले हुए हैं, है ना। अगर आप लोगों ने देखे हुए तो बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ पर 5 वीडियो को एक ही जगह कंबाइन करने का पर्पस ये है कि आप लोगों का जो है रिवीजन में ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, तो बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखो सबसे पहले तो आपको इसेंशियल मेडिसिन क्या होती है। इसेंशियल मेडिसिन आर दोज मेडिसिन, है ना। तो कह रहे दैट आर नीडेड टू ट्रीट इमरजेंसी कंडीशंस, दैट आर नीडेड टू ट्रीट सीरियस डिजीज, दैट सेटिस्फाई प्रायोरिटी हेल्थ के नीड ऑफ द पॉपुलेशन, या दैट आर रिसेंटली इंट्रोड्यूस इन द मार्केट। तो इसेंशियल मेडिसिन क्या होती है बच्चों, है ना। दैट क्या होती है, दैट सेटिस्फाई प्रायोरिटी हेल्थ के नीड ऑफ द पॉपुलेशन, है ना। पॉपुलेशन की जो प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स को सेटिस्फाई करेंगी, वो हमारी इसेंशियल मेडिसिन से होती है। तो आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है, ये आपने बताना कौन सी बात सच है, ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट। ओके, कितनी स्टेटमेंट है भाई तुम्हारे पास? 5, मतलब कि 5 स्टेटमेंट है। देखो क्या अभी इसेंशियल मेडिसिन के बारे में, इसी के बारे में हमने पढ़ना है कि इसेंशियल मेडिसिन ट्रीट द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड ऑफ द पॉपुलेशन। तो अभी ये तुमने पढ़ा इसेंशियल मेडिसिन क्या होती है, दैट सेटिस्फाई प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड ऑफ द पॉपुलेशन। तो इसेंशियल मेडिसिन ट्रीट करती है प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड ऑफ द पॉपुलेशन, बिल्कुल करेक्ट है। इसेंशियल मेडिसिन शुड बी अवेलेबल होनी चाहिए बच्चों, अफोर्डेबल होनी चाहिए, एंड ऑफ एश्योर्ड क्वालिटी एट ऑल टाइम। तो बिल्कुल भाई देखो अवेलेबल होनी चाहिए, मतलब कि आपके जो भी आप जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो गए ना, तो मतलब कि जो आपकी इसेंशियल मेडिसिन होती है ये अवेलेबल होनी चाहिए। अफोर्डेबल मतलब कि ये इनका कॉस्ट इफेक्टिव है, इस टाइप की कॉस्ट होनी चाहिए, मतलब कि एवरीवन कैन अफोर्ड इट, है ना। मतलब कि अगर बहुत ही महंगी मेडिसिन होंगी तो जो आम लोग हैं, है ना, मिडिल क्लास लोग हैं, सिंपल जो हम लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, बहुत ही ज़्यादा इसकी प्राइस होगी। तो कॉस्ट इफेक्टिव होती है, अफोर्डेबल होती है, अवेलेबल होती है, एंड ऑफ एश्योर्ड क्वालिटी की होती है एट ऑल टाइम। फिर WHO पब्लिश इट्स मॉडल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, है ना। तो इसेंशियल मेडिसिन की जो लिस्ट है उसको आपका WHO पब्लिश करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO पब्लिश करता है इट्स मॉडल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन एवरी 2 ईयर, हर 2 साल में ये लिस्ट पब्लिश होती है। टू गाइड कंट्रीज को गाइड करता है टू डेवलप एंड अपडेट नेशनल इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, है ना। तो कोई कंट्रीज ना अपनी नेशनल इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट पब्लिश करती है कंट्री में, जैसे कि आपकी इंडिया की है NLME नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, तो वो WHO की लिस्ट पे ही बेस्ड होती है। तो WHO कह रहे हैं कि हर साल 2 साल में, मतलब कि ये जो अपनी लिस्ट पब्लिश करता है मॉडल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, ये गाइड करता है कंट्रीज को टू डेवलप एंड अपडेट नेशनल इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। तो करेक्ट लिखी हुई ये भी बात, 3 बात तो करेक्ट है। 4th देखो, WHO सेलेक्ट करता है इसेंशियल मेडिसिन को, किसके बेस पे सिलेक्ट करता है, ऑन पब्लिक हेल्थ रेलिवेंस, एविडेंस ऑफ बेनिफिट एंड हार्म्स, एंड विद कंसिडरेशन ऑफ कॉस्ट को भी कंसिडर करा जाएगा बच्चों, अफोर्डेबिलिटी को, एंड अदर रेलिवेंट फैक्टर्स, बिल्कुल करेक्ट है। बच्चों WHO जो सेलेक्ट करता है ना मेडिसिन को, किस बेस पे सेलेक्ट करता है तुम्हें बता रखा है भाई, पब्लिक हेल्थ रेलिवेंस को कंसिडर करेगा, एविडेंस ऑफ बेनिफिट एंड हार्म, एंड विद कंसिडरेशन ऑफ कॉस्ट, अफोर्डेबिलिटी एंड अदर रेलिवेंट फैक्टर। देखो मेरे को तो सारी बातें करेक्ट लग रही है, ऑप्शन आपका ई करेक्ट हो जाएगा, सारे स्टेटमेंट सही लिखे हुए हैं। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ अपडेटिंग द WHO मॉडल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन इज टिपिकली डन। तो अभी तो मैंने तुमको बताया कि हर 2 साल में WHO ये पब्लिश करता है अपनी जो इसेंशियल ड्रग लिस्ट है ना। तो कह रहे प्रोसेस ऑफ अपडेटिंग द WHO मॉडल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन इज टिपिकली डन एवरी 2 ईयर्स, है ना। हर 2 साल बाद ये लिस्ट पब्लिश होती है हमारी, है ना। तो याद रखना है, WHO मॉडल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन वो आर अपडेटेड एवरी 2 ईयर, हर 2 साल में ये अपडेट होती है बाय द एक्सपर्ट कमिटी जो होती है ऑन सिलेक्शन एंड यूज ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, ठीक है। हर 2 साल में ये अपडेट होती है लिस्ट। फर्स्ट जो इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट थी बच्चों, उसको पब्लिश करा गया था 1977 1977 में। देखो ये सारे क्वेश्चन बने हुए हैं कि हर 2 साल में पब्लिश होती है, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है लास्ट टाइम, ये आपके DMER
रखे हो, जो महाराष्ट्र के एग्जाम उसमें पूछा हुआ था ये हर 2 साल में। और फर्स्ट इसेंशियल ड्रग लिस्ट कब पब्लिश हुई? 1977 में। एंड द फर्स्ट इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट फॉर चिल्ड्रन, बच्चों की जो लिस्ट है वो पब्लिश हुई बच्चों आपकी 2007 में, है ना। ये जो फर्स्ट इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट तो 1977 में आई और इसके बाद 2007 में जो है चिल्ड्रन के लिए जो है आपकी इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट फॉर चिल्ड्रन आई, ठीक है। फिर करंट वर्जन अपडेटेड इन द जुलाई 2023, तो लेटेस्ट जो है करंट है वो आपकी जुलाई 2023 की है। आर द 23rd इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट है, कौन सी? ये भी तुमसे पूछ सकते हैं कि भाई 23rd है ना। 23rd लिस्ट कब आई? जुलाई 2, कौन से मतलब कि मंथ में आई, कौन से ईयर में आई, सब पता होना चाहिए बच्चे तुम्हें कि भाई ये जुलाई में आई, 2023 में आई, है ना। एंड द 9th इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये जो है हमारी तो मतलब कि इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट जो है वो तो 23rd है और जो चिल्ड्रन की जो आई है वो 9th वाली है ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट के बारे में। देखो सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि हर 2 साल में इसको अपडेट कराया जाता है। फर्स्ट वाले के लिए 1977, चिल्ड्रन वाले के लिए 2007 हो गया और जो करंट लेटेस्ट वाला 23rd एडिशन मतलब कि 23rd जो इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट है ये जुलाई 2023 में आया, ठीक है। तो सारी बातें आपको याद रखनी है। फिर कह रहे हैं क्या, तंजानिया बीइंग द फर्स्ट कंट्री टू एस्टेब्लिश इट्स ओन एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, तो ये जो आपको कंट्री का नाम दे रखा है तंजानिया, कह रहे ये पहला कंट्री है। तुमसे ये पूछ सकते हैं भाई पहला कंट्री कौन है जिसने अपना खुद का एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट एस्टेब्लिश करा? कौन सा कंट्री है भाई? तंजानिया है पहला कंट्री। और इसने खुद का अपना पहला जो है एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट पब्लिश करा। कब करा? आपसे ईयर पूछ रखा है, 1970 में, 80 में, 90 में, 91 में, तो 1970 में इसने करा था। याद रखना, तंजानिया का नाम भी याद रखना और 1970 भी याद रखना और ये फर्स्ट कंट्री है, तुमने ये भी याद रखना है, ठीक है। सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसी के ऊपर क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट, विच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ईडीएल, तो ईडीएल का ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है बच्चों? इसेंशियल ड्रग लिस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है? कह रहे बेटर हेल्थ केयर, देखो ये तो ऑब्जेक्टिव होता है। लोअर कॉस्ट, देखो कॉस्ट इफेक्टिव हम बनाते हैं जो ये मेडिसिन की जो लिस्ट है बच्चों, तो ये बेस्ड होती है कि भाई हमारा कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, है ना। तो बिल्कुल आइडेंटिफाई ईडीआर या बेटर ड्रग मैनेजमेंट, तो बेटर ड्रग मैनेजमेंट भी होना चाहिए। तो ईडीआर को जो आइडेंटिफाई करना ये इसका जो है ऑब्जेक्टिव नहीं होता। तो ऑप्शन आपका 3 करेक्ट हो गया। कह रहे विच ऑर्गेनाइजेशन इज वेल नोन फॉर पब्लिशिंग ए मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, तो अभी हमने देखा कि भाई कौन पब्लिश कर रहा है हमारी मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन? हमारा WHO पब्लिश कर रहा है ना बच्चों। तो कौन करेगा? ऑप्शन बी सिंपल, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। कह रहे 2023 एडिशन ऑफ WHO मॉडल लिस्ट जो है आपका लेटेस्ट एडिशन अभी हमने देखा है ना, 2023 वाला, ठीक है। कह रहे ये जो एडिशन है WHO मॉडल लिस्ट इंक्लूड ओवर 500 मेडिसिन है इसमें, है ना, इंक्लूडिंग 361 फॉर चिल्ड्रन। फिर कह रहे हैं एवरी 2 ईयर सिंस 1977 से कह रहे हैं हर 2 साल बाद WHO पब्लिश करता है WHO मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, जिसको आप एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट भी बोलते हो, ठीक है। कह रहे एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट सर्व एज ए बेसिस फॉर, किसका बेस है ये? कह रहे प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई ऑफ मेडिसिन इन पब्लिक सेक्टर, रीइंबर्समेंट एंड इंश्योरेंस स्कीम, मेडिसिन डोनेशन एंड लोकल मेडिसिन पब्लिकेशन प्रोडक्शन। तो देखो सारी बातें करेक्ट है। ऑप्शन डी, डैश इज द फर्स्ट मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन फॉर चिल्ड्रन वाज पब्लिश्ड, तो हमने देखा था WHO फर्स्ट जो मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन तो 1977 पब्लिश और चिल्ड्रन के लिए हमने देखा 2007 में बच्चों। तुमसे चिल्ड्रन वाला पूछा है तो ऑप्शन ए हो जाएगा 2007 हो जाएगा, है ना। ये कह रहे इन 2007 फर्स्ट मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन फॉर चिल्ड्रन वाज पब्लिश्ड इन रिकॉग्निशन ऑफ द यूनिक नीड ऑफ चिल्ड्रन। दिस वाज अ मेजर अचीवमेंट particularly in promoting research into medicines for children and the development of child friendly formulations. Okay, next है इसमें देखो और क्या बात लिखी हो, देखो कह रहे रिक्वेस्ट फॉर चेंज टू WHO मॉडल लिस्ट आर मेड थ्रू एन ओपन एप्लीकेशन प्रोसेस। देखो अभी एक इंपॉर्टेंट बात और लिखी हुई है कि भाई अगर देखो रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन WHO मॉडल लिस्ट में कोई चेंज करना होता है ना, तो रिक्वेस्ट फॉर चेंज टू द WHO मॉडल लिस्ट आर मेड थ्रू एन
ओपन एप्लीकेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन में भी कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, भाई कोई चेंज किसी को चाहिए होता है तो उसके लिए कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, एप्लीकेशन में भी सबमिट कौन कौन सबमिट कर सकता है। कह रहे साइंटिफिक रिसर्चर्स होते हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, पेशेंट ग्रुप या नेटवर्क हो सकता है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो सकती है, WHO टेक्निकल डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है इन 2017 इन रेस्पॉन्स टू ग्रोइंग थ्रेट ऑफ एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस WHO मॉडल लिस्ट इंट्रोड्यूस द AWARE अवेयर, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक। तो इसमें तुम्हारा अवेयर से तुम क्या समझते हो बच्चों, ये तुमसे पूछा है। ये जो है ए फिर WA, इसका मतलब क्या है, तो ए से क्या है भाई, असेस है, अक्रॉस है, ऑलमोस्ट है, WA से वॉच है, वेस्ट है, ए है तो देखो वर्स तो होगा नहीं, है ना। तो RE से देखो रिजर्व हो सकता है, राइट नहीं हो सकता, फिर रिजर्व हो सकता है। अब देखो ये राइट नहीं हो सकता तो ये वाला ऑप्शन काट दो, W का वर्स वाला ऑप्शन काट दो, क्या बचा तुम्हारे पास, ऑप्शन ए बचा, असेस होता है, वॉच होता है, रिजर्व होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, करें इन 2017 इन रेस्पॉन्स टू ग्रोइंग थ्रेट of antibiotic resistance WHO model list introduced the aware, assess, watch and reserve classification of antibiotic. Okay, the multiple sclerosis is a chronic debilitating disease of the nervous system affecting approximately 2.8 million people worldwide. Until now no medicines for its treatment has been included in the on the EML essential medicine list में, मतलब इसकी कोई मेडिसिन नहीं है जिसको ट्रीट कर सके। करें इन 2023 में 3 मेडिसिन दैट कैन डिले और स्लो इट्स प्रोग्रेशन, है ना, 3 मेडिसिन है जो इसको मतलब ट्रीट तो नहीं करेंगे बट क्या करती है, इसको डिले करा देती है, फिर स्लो करा देती है इसकी प्रोग्रेशन को। और ऐड करा गया EML में, एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में। ये कौन कौन सी मेडिसिन ऐड करी है 2023 की जो EML है उसमें 3 मेडिसिन ऐसी ऐड करी गई है जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस को डिले करा देगी या फिर स्लो करा देगी उसके प्रोग्रेशन को। तो उनके नाम आपने बताने हैं, है ना। क्लैड्रीबाइन लिखा हुआ है, ग्लैटिरामर एसिटेट और रिट्यूक्सीमैब। देखो तीनों ही ड्रग के नाम तुम्हें लिख दिए बच्चों, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो कह रहे और क्या लिखा हुआ है एक्स्ट्रा बात देख लो एक बारी। कह रहे कैम्प्रोस्टेट और जो नाल्ट्रिक्सोन होती है इनको ट्रीटमेंट ऑफ एल्कोहल यूज डिसऑर्डर्स के लिए यूज करा जाता है, ये भी इंक्लूड करी गई आपकी 2023 वाली लिस्ट में। और 2 न्यू जो है कैंसर ट्रीटमेंट हैव बीन एडेड, प्रीगाइलेटेड लाइपोसोमल डेक्सोरुबिसिन फॉर कैपोसिकार सार्कोमा और पैगफिलग्रास्टिम टू स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ WBCs। ठीक है, तो ये भी आपके जो है 2023 में जो है ऐड करे गए हैं उनके बारे में। जैसे इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय कंसिडरिंग, तो हमारा जो EML प्रिपेयर करते हैं बच्चों किस किस बात को कंसिडर करा जाता है। इसेंशियल मेडिसिन की जो लिस्ट है बच्चों, इसेंशियल मेडिसिन जो है भाई ये इस तरीके की होनी चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, मतलब कि हर एक पीपल जो है इसको अफोर्ड कर सके, इसको परचेज कर सके, है ना। तो देखो कह रहे इसमें क्या क्या कंसिडर करेंगे जब ये लिस्ट प्रिपेयर करेंगे। डिजीज प्रिवेलेंस, तो भाई कौन सी डिजीज प्रिवेलेंस को कंसिडर करेंगे ना, भाई कौन सी डिजीज कितनी बार हो रही है, किस डिजीज का प्रिवेलेंस क्या है। एफिकेसी एंड सेफ्टी को कंसिडर करेंगे, है ना, और कॉस्ट इफेक्टिवनेस है कि नहीं है, तो इस बात को भी कंसिडर करा जाएगा। अफोर्डेबिलिटी को कंसिडर करते हैं बच्चों, ठीक है, सारी बातों को कंसिडर करना है तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट करें एसेंशियल मेडिसिन आर दोज दैट सेटिस्फाई प्रायोरिटी हेल्थ के नीड ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, दे आर सेलेक्टेड विद ड्यू रिगार्ड टू डिजीज प्रेवलेंस एंड पब्लिक हेल्थ रेलिवेंस, एविडेंस ऑफ एफिकेसी एंड सेफ्टी एंड कंपैरेटिव कॉस्ट इफेक्टिवनेस। दे आर इंटेंडेड टू बी अवेलेबल इन फंक्शनिंग हेल्थ सिस्टम एट ऑल टाइम। जो आपका हेल्थ सिस्टम है उस पर हर टाइम ये आपकी इसेंशियल मेडिसिन अवेलेबल होनी चाहिए, इन एप्रोप्रिएट डोजेस फॉर्म में होनी चाहिए। भाई देखो जो आपकी एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट है तो ना, ठीक है, तो आपकी जो 2023 वाली लेटेस्ट वाली है तो उसको आप देख लेना, है ना, वो पीडीएफ आपको नेट पे मिल जाएगी, है ना। तो उसमें जैसे कि आपकी जो ये लिस्ट होती है तो उसमें मेडिसिन कैसे होती है, जैसे कि आपकी होती है कि भाई जो आपकी ड्रग है उसका आपको नेम लिखा रहेगा और कितना मतलब किस डोजेस फॉर्म में, भाई सिरप है, ऑइंटमेंट है, सस्पेंशन है, इस टाइप से भी लिखा रहता है, और कौन सी कितनी डोज है ना, भाई 1 mg/ml इस टाइप से सारी अच्छे से आपको जो है इसमें लिखी रहती है बातें। ओके।
ठीक है। तो इसमें इनको सेलेक्ट किया जाता है विद ड्यू रिगार्ड्स टू डिजीज प्रेवलेंस एंड पब्लिक हेल्थ रेलिवेंस, एविडेंस ऑफ एफिकेसी एंड सेफ्टी, कंपैरेटिव कॉस्ट इफेक्टिवनेस, दे आर इंटेंडेड टू बी अवेलेबल इन फंक्शनिंग हेल्थ सिस्टम। ये हमेशा प्रेजेंट होनी चाहिए अप्रोप्रिएट डोएज फॉर्म में, जो भी डोएज फॉर्म तुम्हें उसमें लिखी गई ना उस डोएज फॉर्म में ये होनी चाहिए, है ना, ऑफ एश्योर्ड क्वालिटी एंड एट प्राइस इंडिविजुअल हेल्थ सिस्टम कैन अफोर्ड, है ना। तो कॉस्ट इफेक्टिव तुमने देखा भी, अफोर्डेबल कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, है ना। प्राइस मतलब इनका प्राइस ना हमने जो इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में जो भी मेडिसिन है बच्चों, इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट है ना, तो इसका मतलब कोई भी कंपनी कुछ ऐसा डिसाइड नहीं कर सकती। इसमें जो भी दवाएं हैं इनका जो है प्राइस होता है फिक्स होता है भाई, ये इतनी, क्योंकि ये जो है इसमें इसेंशियल मेडिसिन हैं वो सभी को पहुंचनी चाहिए, सबकी पहुंच में होनी चाहिए। तो इनका एक इस तरीके का प्राइस भी रखा जाता है कि भाई सभी इसको अफोर्ड कर सके, है ना। ठीक है, तो ये इसके बारे में। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ इसेंशियल ड्रग लिस्ट, का मेन पर्पस क्या है भाई, हमारे जो इसेंशियल ड्रग लिस्ट है इसका मेन पर्पस क्या है। कह रहा टू लिस्ट ऑल अवेलेबल ड्रग इन ए कंट्री, है ना, कह रहा सारे अवेलेबल ड्रग को कंट्री में लिस्ट कर सके, सारे ड्रग को। फिर आगे देखो, टू आइडेंटिफाई ड्रग दैट आर मोस्ट प्रॉफिटेबल फॉर फार्मास्यूटिकल कंपनी, के लिए सब जो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होंगी, है ना, उनको आइडेंटिफाई करें। टू प्रायोरिटाइज ड्रग नीडेड टू एड्रेस मोस्ट इंपोर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स या टू लिमिट द नंबर ऑफ ड्रग अवेलेबल टू द पेशेंट्स, है ना। तो मेन पर्पस हमारा इसेंशियल ड्रग लिस्ट का क्या होता है बच्चों, भाई हमने प्रायोरिटाइज करना है ड्रग नीडेड टू एड्रेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। कह रहे WHO मॉडल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन एंड मॉडल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन फॉर चिल्ड्रन आर अपडेटेड एंड पब्लिश्ड, ये हमने पढ़ लिया, एवरी 2 ईयर में ये पब्लिश होती है ना। इंटेंडेड एज ए गाइड फॉर कंट्री और रीजनल अथॉरिटी टू अडोप्ट इन अकॉर्डेंस विद लोकल प्रायोरिटीज एंड ट्रीटमेंट गाइडलाइन फॉर डेवलपमेंट एंड अपडेटिंग ऑफ नेशनल इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। Selection of limited number of essential drugs, इसेंशियल मेडिसिन आर इसेंशियल टेकिंग इनटू कंसिडरेशन नेशनल डिजीज बर्डन को कंसिडर करते जब इनको सिलेक्ट, वही हमने अभी देखा था भाई, इनको ड्रग्स को सिलेक्ट करते तो क्या क्या बेसिक किस बेस पे ड्रग्स सिलेक्ट करते हो। नेशनल डिजीज बर्डन, क्लिनिकल नीड कैन लीड टू इम्प्रूव असेस थ्रोज स्ट्रीमलाइन प्रोक्यूरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी अश्योर्ड मेडिसिन, सपोर्ट मोर रेशनल और अप्रोप्रिएट प्रिस्क्राइबिंग एंड यूज एंड लोअर कॉस्ट फॉर बोथ हेल्थ केयर सिस्टम एंड फॉर पेशेंट्स। ओके, फिर द 2023 एडिशंस ऑफ WHO मॉडल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, जो हमारा जो लेटेस्ट लिस्ट मैंने आपको बताया था ना 2023 वाला है ना। तो कह रहे इसमें कितनी मेडिसिन है अडल्ट्स के लिए है, कितनी मेडिसिन चिल्ड्रंस के लिए है। तुम्हें बता रखा है कि 502 अडल्ट्स के लिए, 361 चिल्ड्रंस के लिए, फिर 1020 है, ये चारों बता रखे हैं। तो मैं आपको आंसर बता दूं भाई, देखो इसमें चिल्ड्रन मेडिसिन फॉर अडल्ट्स के लिए 502 है, 502, और चिल्ड्रन के लिए 361। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कह रहे इन द इसेंशियल ड्रग एंड कंज्यूमेबल, कह रहे जो आपका पोटेशियम क्लोराइड इज लिस्टेड अंडर डैश डोजेस फॉर्म। तो पोटेशियम क्लोराइड मैंने आपको बताया था जो हमारी लिस्ट है, इसमें हमें ड्रग उसकी प्रॉपर डोजेस फॉर्म लिखे हुए, उतनी उसकी कितनी डोजें भी लिख रखी है। तो देखो बहुत सारे ड्रग्स है, तुम्हें मतलब कि एक बार उसको रीड कर लेना, ठीक है। तो पोटेशियम क्लोराइड जो है तो इसके बारे में लिख रखा है भाई, ओरल लिक्विड की फॉर्म में है, इनहेलेशन है। देखो पोटेशियम क्लोराइड है तो ऑइंटमेंट, तो आपको क्या लग रहा है, ऑप्शन देख के समझ जाओगी भाई ओरल लिक्विड होगा ये, है ना। कह रहे फॉर पोटेशियम क्लोराइड द ओरल सोल्यूशन इज रिप्लेस्ड बाय अ पाउडर विच इज शुड बी, तो उसको डिजोल्व करोगे वाटर में टू मेक ए 1 मिलीमोल पर ml सोल्यूशन फॉर डिस्पेंसिंग, है ना। तो इन चारों ऑप्शन में तो आप ऑप्शन ए ही करेक्ट करोगे, है ना। नेक्स्ट है फर्स्ट मेडिसिन इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट वर पब्लिश बाय WHO इन, तो अभी हमने देखा फर्स्ट इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट वॉज पब्लिश्ड बाय WHO पब्लिश कर रहा है बच्चों। इसको क्वेश्चन पूछ लो तुमसे, कौन पब्लिश कर रहा है, WHO पब्लिश कर रहा है। और कब, 1977 में हमने जब WHO ने पब्लिश करी थी फर्स्ट इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट 1977 में, 1977 में किसने, WHO ने, है ना। कह रहे WHO पब्लिश्ड द फर्स्ट इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट इन 1977, याद रखना ये क्वेश्चन कई बार बना है बच्चों। इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट फॉर चिल्ड्रन वाज पब्लिश्ड बाय WHO इन ईयर, तो देखो जो चिल्ड्रन वाली मैंने आपको 2007 में बताई थी, है ना। तो ऑप्शन जो है 2 करेक्ट हो जाएगा इसका। WHO published the first essential medicine list for children in 2007. Following factor to be considered when selecting drug for the essential medicine list, के लिए ड्रग को सेलेक्ट करोगे तो अभी हमने देखा था कौन कौन से फैक्टर थे भाई, उसको कोस्ट को कंसिडर करेंगे, है ना। भाई डिजीज के बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा, डिजीज प्रिवेलेंस का। देखो एविडेंस ऑफ इफेक्टिवनेस,
कॉस्ट ड्रग का, अवेलेबिलिटी ड्रग का, ड्रग पोटेंशियल फॉर साइड इफेक्ट, देखो सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ेगा ना बच्चों, ऑल हो जाएगा। नेक्स्ट है मेन गोल ऑफ WHO मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन का मेन गोल क्या है? टू प्रमोट यूज ऑफ लेटेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव ड्रग, तो ऐसा तो नहीं होता। टू गाइड कंट्रीज इन डेवलपिंग देयर ओन नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, टू एंश्योर एक्सेस टू ए बेसिक सेट ऑफ मेडिसिन फॉर एवरीवन, टू रिप्लेस नीड फॉर लोकल फार्मेसीज। ओके, तो ये हो जाएगा टू एंश्योर एक्सेस टू अ बेसिक सेट ऑफ मेडिसिन फॉर एवरीवन। ओके, नेक्स्ट है 9th एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट फॉर चिल्ड्रन वाज अपडेटेड इन, तो हमने देखा भाई जो हमारे जो लेटेस्ट वाली है वो WHO जो मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन जो है वो तो 23rd वाली है जो आपकी जो है लेटेस्ट, और जो चिल्ड्रन के लिए है वो 9th है। अभी जो लेटेस्ट है आपका जुलाई 2023 वाला है ना, तो ये 9th इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट फॉर चिल्ड्रन है ना, वॉज अपडेटेड इन, तो ये जुलाई 2023 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेपरेट लिस्ट फॉर चिल्ड्रन अप टू 12 ईयर ऑफ एज नोन एज अ WHO मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन फॉर चिल्ड्रन वॉज क्रिएटेड इन डैश एंड इट इज इट्स 9th एडिशन, तो 9th एडिशन अभी हमने देखा इसको कब 9th एडिशन को जो है कब क्रिएट किया गया है ना। ए सेपरेट लिस्ट फॉर चिल्ड्रन अप टू 12 ईयर ऑफ एज नोन एज WHO मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन फॉर चिल्ड्रन वॉज क्रिएटेड इन डैश एंड इट इज इट्स 9th एडिशन, है ना। तो ये देखो बच्चों जो अभी 2023 वाला है वही इसका 9th एडिशन है ना, क्योंकि फर्स्ट चिल्ड्रन के लिए जो बनी थी वो तो 2007 में बनी थी। ठीक है, तो कह रहे हैं सेपरेट लिस्ट फॉर चिल्ड्रन अप टू 12 ईयर ऑफ एज नोन एज WHO मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन फॉर चिल्ड्रन वॉज क्रिएटेड इन डैश एंड इज इन इट्स 9th एडिशन, जो इसका 9th एडिशन है ना। तो इसका 2023 होना चाहिए ना बच्चों, क्योंकि हाँ ये 2023 ही होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट करंट वर्जन अपडेटेड इन जुलाई 2023 आर द डैश इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। ठीक है, तो ये इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट का है कौन सा, जुलाई 2023 में ये 23rd जो है आपका 23rd इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट है। ये कौन सी है बच्चों, 23वीं है। कौन सी है, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा 23वीं 23rd इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट है। इसको अपडेट करा गया जुलाई 2023 में, है ना। और जो चिल्ड्रन के लिए है वो आपका हो जाएगा कौन सा, 9th है चिल्ड्रन वाला। ओके, क्योंकि देखो हर 2 साल में अपडेट होती है। ठीक है, तो चिल्ड्रन का फर्स्ट है आपका 2007 में जो चिल्ड्रन का वाला अपडेट हुआ था, मतलब कि, और WHO ने फर्स्ट जो मॉडल लिस्ट निकाली थी वो 1977 में निकाली थी, चिल्ड्रन वाली ये निकाली थी। ठीक है, तो अभी जो जुलाई 2023 वाला है तो ये इसका तो 23rd हो जाएगा और इसका ये 9th है। ओके, नेक्स्ट करंट वर्जन अपडेटेड इन जुलाई 2023 आर द, देखो इसमें लिखा हुआ है 23rd इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट एंड द 9th इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, तो समझ आ गया मेरे हिसाब से आपको। ठीक है, नेक्स्ट इसेंशियल ड्रग हेल्प कह रहे इसेंशियल ड्रग लिस्ट हेल्प हेल्थ केयर सिस्टम को कैसे हेल्प करती है, लिमिटिंग द टाइप ऑफ ड्रग दैट कैन बी परचेज्ड, रिड्यूस करती है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर, एंश्योरिंग दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन आर अवेलेबल टू दोज हु नीड देम, है ना। तो देखो ये सारे ही करेक्ट लिखे हुए हैं, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर व्हाट डज द NLEM स्टैंड्स फॉर, तो NLEM है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, है ना। तो मतलब जो कंट्री खुद की जो WHO का जो है जो इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट है उसको उसके ऊपर बेस्ड ही होता है ये NLEM भी, और NLEM नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन है ना, नेशनल है बच्चों, है ना। तो ये है आपका नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, जो कि आपको ऑप्शन ए में ही करेक्ट दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट मैनी कंट्रीज हैव डेवलप्ड देयर ओन नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन बेस्ड ऑन WHO मॉडल पे बेस्ड होते हैं बच्चों, अडेप्टिंग it to their specific health needs and context. Okay, तो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन इन इंडिया इज पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसको पब्लिश करता है। नेक्स्ट है करंट नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, करंट जो NLEM है 2022 वाला है ये करंट NLEM, कंटेंट डैश मेडिसिन, कितनी मेडिसिन है जो करंट नेशनल लिस्ट है एसेंशियल मेडिसिन की, इसमें कितनी मेडिसिन है। इससे पहले 2015 वाला था, NLEM 2015 था, उसके बाद ये आया है NLEM 2022। तो इसमें कितनी मेडिसिन है, 384 है ना, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा 384 मेडिसिन है बच्चों इसमें। ठीक है, कह रहे इन नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन 2022 विच वॉज नोटिफाइड ऑन September 13, 2022। तो भाई ये डेट आपको याद रखनी पड़ेगी बच्चों, है ना,
September 13, 2022, 34 medicines have been added and 26 medicines have been deleted from जो आपका प्रीवियस जो था नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन 2015 वाला था, तो उसमें 26 को तो डिलीट कर दिया और 34 न्यू ऐड कर दिए। ठीक है। इंडिया लॉन्च इट्स डैश एडिशन ऑफ NLEM इन सितंबर 2022 में कौन सा वाला NLEM लॉन्च किया है? तो ये 5वां है बच्चों, याद रखना कौन सा है ये। नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन 2022 जो है ये 5th वाला है, 5th एडिशन है। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कह रहे फर्स्ट 3 जो एडिशंस हैं वो पब्लिश हुए थे 1996 में फर्स्ट था, उसके बाद 2003 में सेकंड था, 2011 2011 में थर्ड वाला था और फोर्थ वाला 2015 में था, उसके बाद जो लेटेस्ट है 2022 वाला था। ओके, तो ये आपके हो गए इसेंशियल ड्रग लिस्ट के जो है, इसके बारे में शायद मैं आपको अच्छे से समझा पाई। आप GMP से क्या समझते हैं? G से गुड, M से मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, मतलब G से गुड मतलब अच्छी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है ना, जो भाई तुम हमारे जो भी हमारे ड्रग्स वगैरह जो बनते हैं ना कंपनीज में, जो ड्रग्स बनते हैं भाई, है ना, तो वहाँ पर जो जहाँ पर प्रोडक्शन होता है, तो मतलब कि जो गुड्स जो हमारे ड्रग्स है तो उनका मैन्युफैक्चरिंग अच्छा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी की ड्रग्स होनी चाहिए। देखो भाई अब ड्रग्स जो हैं भाई हम लेते हैं, मतलब है ना, हेल्थ के रिगार्डिंग ये जो चीज़ें हैं ड्रग्स वगैरह, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रह जाता है, इनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, है ना, कोई भी इनमें किसी भी तरीके का इम्प्योरिटीज़ वहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे जो है इनके लिए गाइडलाइंस आते हैं, तो GMP ने जो है गाइडलाइंस दिए हुए हैं, इनको फॉलो करके ही हमारा जो है ड्रग्स जो है ये बनाए जाते हैं। तो इन गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है ना, हर चीज़ की गाइडलाइन होती है वहाँ पर, मतलब कि हर चीज़ की कैसे क्या तुमने कैसे क्या करना है मैन्युफैक्चरिंग में वहाँ पर, मतलब जो भी हर चीज़ के लिए वहाँ पर गाइडलाइंस होती है उसी को फॉलो करके काम करना होता है। तो ये हमारा GMP होता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, है ना। तो इसके बारे में तुमने आज पढ़ना है, तो पढ़ो अब इसके बारे में। अब देखो क्वेश्चंस के थ्रू हम इसको जो है पढ़ेंगे। इट इज़ अ सिस्टम फॉर ensuring that products are consistently produced and controlled according to quality standard। देखिए ये पहले कह रहे ये जो सिस्टम है इसमें कह रहे हैं इंश्योर करता है प्रोडक्ट कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस्ड होते हैं, कंट्रोल्ड होते हैं अकॉर्डिंग टू क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो है उन्हें बनाया जा रहा है, उन्हें कंट्रोल किया जा रहा है। विच इज़ बीइंग डिस्कस्ड हियर, किसकी बात करी गई है यहाँ पर? भाई जो प्रोडक्ट बनते हैं उनके लिए कौन सा क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है फॉलो होता है, कौन सा सिस्टम होता है ना। कह रहे गुड मेकिंग प्रोड्यूसर है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूसर है, गुड मेकिंग प्रैक्टिस है। तो भाई हम लोग GMP पढ़ रहे हैं ना, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस होता है ये, है ना, गुड मैन्युफैक्चरिंग गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जो कि ऑप्शन 2 में तुम्हें दिया है ना। गुड मैन्युफैक्चरिंग जो GMP इसको हम है ना, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस को हम GMP ही बोलेंगे ना। तो GMP कह रहे इट इज़ दैट पार्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो किसका पार्ट है बच्चों? ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट है। किसका पार्ट है? क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का ये पार्ट है ना। क्वेश्चन भी आया हुआ, अभी आगे देखना किसका पार्ट है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का। टू एंश्योर दैट प्रोडक्ट्स आर कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस्ड एंड कंट्रोल्ड टू क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अप्रोप्रिएट टू देयर इंटेंडेड यूज एंड आर रिक्वायर्ड बाय मार्केटिंग अथोराइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट शेड्यूल M प्रोवाइड्स डिटेल्स हो। तो आपका जो GMP है मेरे बच्चों ये कौन से शेड्यूल में आता है? तो हमारा शेड्यूल M जो होता है वो GMP के लिए ही होता है बच्चों। ठीक है, तो शेड्यूल M कंप्राइज प्रोवाइड डिटेल ऑफ कंपनी प्रीमाइसिस, बिल्कुल आएगा भाई, इसकी डिटेल सारी इसमें रहेंगी। क्लीनिंग ऑफ इक्विपमेंट को कैसे क्लीन करना है तो भाई ये सब होगा इसमें। हाउस कीपिंग का सब होगा नन। तो इसमें देखो कौन सा करेक्ट बच्चों? फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों ही आप लोगों के करेक्ट है, ऑप्शन C हो जाएगा। जैसे मोस्ट कंट्रीज विल ओनली एक्सेप्ट, कह रहे मोस्ट जो कंट्रीज हैं विल ओनली एक्सेप्ट द इम्पोर्ट एंड सेल ऑफ ड्रग दैट आर इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड एज। तो वही है ना, तो जो GMP को फॉलो करेंगी भाई, है ना, तो कह रहे मोस्ट कंट्रीज विल ओनली एक्सेप्ट द इम्पोर्ट एंड सेल ऑफ ड्रग दैट आर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एज GMP। तो इसका बच्चा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। देखिए DMER में ही लास्ट टाइम पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहे GMP सेट ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड दैट एंश्योर ड्रग्स आर मैन्युफैक्चर्ड कंसिस्टेंटली एंड टू द अप्रोप्रिएट क्वालिटी
quality. It is widely recognized internationally, meaning most countries requires drug to be manufactured according to GMP standards before they can be imported or sold. Okay, the concept of GMP was introduced. तो मैंने आपको बताया भाई शेड्यूल एम आपका GMP के रिगार्डिंग है, तो वही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो ये भी आपका प्रीवियस क्वेश्चन है, पूछा गया आपसे, है ना। और बाकी शेड्यूल जी में आपको पता है मेडिकल सुपरविजन वाली ड्रग्स आती हैं, एक्स में नार्कोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स, एच आपको पता है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए, आपने शेड्यूल्स में सब कुछ पढ़ा हुआ है ना। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ GMP गाइडलाइंस, तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस गाइडलाइंस का प्राइमरी गोल क्या है इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, हम जो GMP गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं ना बच्चों, तो इसका प्राइमरी गोल, इसका उद्देश्य क्या है बताओ, है ना। कह रहे एंश्योर द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, तो भाई तो बिल्कुल सही है ना। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की सेफ्टी और एफिकेसी को इंश्योर करता है। मार्केटिंग एंड प्रमोशन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, तो ऐसा नहीं होता। कॉस्ट रिडक्शन इन ड्रग मैन्युफैक्चरिंग या एक्सपीडिटिंग ड्रग अप्रूवल प्रोसेस, तो ये इंश्योर करता है भाई सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल एम डील्स विद रिक्वायरमेंट ऑफ, तो आपने पढ़ा शेड्यूल एम भाई आपका GMP के बारे में है ना। तो इसमें बच्चों आपके पार्ट 1 आता है एक तो, और एक पार्ट 2 आता है ना। तो पार्ट 1 किसके बारे में है, तो भाई पार्ट 1 होता है प्रीमाइसिस के बारे में होता है और मटेरियल के बारे में होता है, और प्रीमाइसिस और मटेरियल याद रखो। और पार्ट 2 होता है बच्चों प्लांट और इक्विपमेंट के बारे में होता है। 2 में प्लांट और इक्विपमेंट आएगा, 1 में प्रीमाइसिस और मटेरियल आएगा, ध्यान रखना है। तो प्लांट एंड इक्विपमेंट तो पार्ट 2 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर फैक्ट्री प्रीमाइसिस आ जाएगा जो कि आपको ऑप्शन 3 में दिया हुआ है ना। पार्ट 1 में GMP फॉर प्रीमाइसिस एंड मटेरियल्स, एंड पार्ट 2 में GMP किसके लिए आता है बच्चों, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स के लिए। तो द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड शेड्यूल एम से रिलेटेड कौन सा नहीं है बच्चों, है ना। रूल 71, 74, 75, 76, देखिए कौन सा रूल शेड्यूल एम से रिलेटेड नहीं है, तो रूल नंबर 75 याद रखना कि भाई ये रिलेटेड नहीं है। बाकी तीनों रूल्स जो है शेड्यूल एम से रिलेटेड है, तो शेड्यूल एम से रिलेटेड रूल 71, 74, 76 और 78, इसमें 75 नहीं आता। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ कंडक्टिंग स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑन फार्मास्यूटिकल्स, पे जो स्टेबिलिटी टेस्टिंग कंडक्ट करते हैं उनका मेन पर्पस क्या है, करेक्ट, टू एंश्योर ड्रग मेंटेन इट्स सेफ्टी एफिकेसी एंड क्वालिटी ओवर टाइम, बिल्कुल करेक्ट है। फाइंड आउट ड्रग्स का कलर के लिए, डिटरमाइन टेस्ट के लिए, या फिर वेट के लिए, नहीं हो तो बच्चों ऑप्शन जो है 1 ही आपका करेक्ट है। जो स्टेबिलिटी टेस्टिंग जो कंडक्ट करी जाती है ना, उनका पर्पस होता है एंश्योर करना कि भाई ड्रग मेंटेन करती है इट्स एफिकेसी, सेफ्टी एंड क्वालिटी ओवर टाइम। ओके, नेक्स्ट, स्टर्लिटी टेस्टिंग इज एसेंशियल, तो स्टर्लिटी टेस्टिंग क्यों करी जाती है बच्चों, है ना। तो वो किस लिए करोगे भाई, एनहेंस ड्रग की स्टेबिलिटी, तो बिल्कुल नहीं होता इसके लिए। कंफर्म द एब्सेंस ऑफ वायबल माइक्रोऑर्गेनिज्म, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया हमारा। बाकी इंप्रूव टेस्ट करने के लिए फिर एंश्योर एफिकेसी का ऑप्शन यहाँ पर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट, व्हाट डज GMP स्टैंड्स फॉर, सिंपल सा हो गया वही गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, तो जी से गुड सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन सी में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, है ना। कह रहे द सी इन CGMP, देखो आपका GMP है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, अब इसके आगे सी लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। देखो बच्चों GMP गाइडलाइंस आपकी है, टाइम टू टाइम देखो इसमें अपडेट्स तो होता रहता है। जो आपका सी से है मतलब करंट, जो आपके भाई फैक्ट्री प्रीमाइसिस वगैरह जो भी आपका प्रोडक्शन हो रहा है, ड्रग्स बन रही है, तो कहते हैं कि वो ना CGMP गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए, मतलब कि करंट में जो भी GMP गाइडलाइंस है ना उसको फॉलो करना चाहिए। तो सी का मतलब है करंट। देखिए आपको पता है टाइम के साथ साथ कितना टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है। देखो अब आप एग्जांपल लेके देखो, जैसे कि पहले खेतों में ही देख लो, हमारे जो किसान लोग काम करते हैं, पहले सारा काम हाथ से था, अभी सारा काम मशीनें कर रही है ना, तो कितनी जल्दी हो रहा है। जो काम हम हाथों से मतलब घंटों इतना टाइम लगा देते, वो मतलब मशीनें कुछ ही समय में कर देती है। तो इसी तरीके से जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है उसमें भी पहले मतलब कि बहुत सारे काम थे जो ऐसे मतलब कि मैन पावर करते थे, मतलब कि हम करते थे, है ना। अभी वो सारे काम जो है मशीन से इतनी सारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है ना, जहाँ पर हर चीज में टाइम लगता था, अभी वो बहुत ही जो है टाइम भी कम कंज्यूम हो रहा है, और मतलब कि आपका जो है उसमें रिजल्ट भी अच्छा आता है, एरर भी कम होते हैं, है ना। तो ये सब जो हमारा है, तो अभी इसीलिए कहते हैं कि जो आपकी जो इसमें फॉलो होना चाहिए वो करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जो है वो फॉलो होना चाहिए। तो सी जो है इसमें करंट होता है बच्चों, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, जो प्रेजेंट में जो आपका गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस मतलब करंट है ना।
नेक्स्ट है पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल एम डील्स विद रिक्वायरमेंट फॉर, तो मैंने अभी आपको बताया भाई शेड्यूल एम है इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 है ना। तो पार्ट 1 में प्रीमाइसिस के लिए मटेरियल्स के लिए जीएमपी है, पार्ट 2 में आपका जो है प्लांट्स और इक्विपमेंट्स के लिए जीएमपी। आपसे पार्ट 2 पूछ रखा है तो प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स ऑप्शन 1 करेक्ट कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेरेंटल प्रेपरेशंस की मैन्युफैक्चरिंग के लिए बच्चों कितना मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड होता है? तो 150 स्क्वायर मीटर है, 50, 100 है, 70, तो इसके लिए 150 स्क्वायर मीटर हो जाएगा ऑप्शन ए। कह रहे फिलिंग ऑपरेशन इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टीराइल प्रेपरेशंस इज कैरिड आउट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया, है ना। तो किसकी बात हो रही है? कह रहे फिलिंग ऑपरेशंस इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टीराइल प्रेपरेशंस इज कैरिड आउट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया। क्लास 100 में, 1000 में, 10,000 या 1 लाख। तो इसके लिए जो है कौन सा एरिया है फिलिंग ऑपरेशंस के लिए? क्लास 100 एरिया होता है फिलिंग ऑपरेशंस इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टीराइल प्रेपरेशंस, तो इसके लिए क्लास 100 एरिया हो गया। कह रहे फिलिंग ऑपरेशन इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टीराइल प्रेपरेशंस टिपिकली कैरिड आउट इन क्लास 100 क्लीन रूम एरिया। ओके, कह रहे अकॉर्डिंग टू जीएमपी फॉर स्टीराइल डो इज फॉर्म विच ग्रेड ऑफ क्लीन एरिया। अब क्लीन एरिया का कौन सा ग्रेड ये तुमसे पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू जीएमपी फॉर स्टीराइल डो इज फॉर्म विच ग्रेड ऑफ क्लीन एरिया इज यूज फॉर प्रेपरेशंस एंड फिलिंग के लिए, है ना। तो हम ये हमारा कौन सा होता है भाई? नॉर्मल रूम कंडीशंस, ग्रेड सी, ग्रेड डी या ग्रेड ए। तो इसके लिए ग्रेड ए जो होता है वो यूज करेंगे। तो ये आपका देखिए रेलवे में पूछा गया है रिसेंटली क्वेश्चन से। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की कॉम्पोनेंट ऑफ जीएमपी, तो जीएमपी का कॉम्पोनेंट नहीं है। देखिए प्रीमाइसिस आता है, पीपल, प्रोसेस, प्रोफेटिबिलिटी, तो इसमें प्रोफेटिबिलिटी नहीं आएगा बच्चों, प्रीमाइसिस, पीपल एंड प्रोसेस आएगा। ओके, करेक्ट। गुड मैन्युफैक्चरिंग जो जीएमपी है बच्चों फोकस ऑन एंश्योरिंग द क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, है ना। प्रॉफिटेबिलिटी विद व्हाइल अ बिजनेस ऑब्जेक्टिव, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है आपका भी प्रॉफिट गेन करना, है ना, इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू कोर प्रिंसिपल ऑफ जीएमपी विच एम्फेसाइज क्वालिटी। ये ना क्वालिटी को पे काम करता है भाई। प्रोडक्ट तुम्हारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट बनना चाहिए, है ना। क्वालिटी कंट्रोल, प्रोसेस कंसिस्टेंसी, अडहेरेंस टू regulations. GMP guidelines outline requirement for facilities, premises, personal qualifications and manufacturing process. There are 7 sometimes reference to the 5P of GMP: people, process, procedure, premise and product. Okay, ठीक है। GMP is about creating safe एंड इफेक्टिव प्रोडक्ट, नोट मैक्सिमाइज। इसमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना इसका गोल नहीं होता भाई। हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा ना वो सेफ होना चाहिए और इफेक्टिव होना चाहिए। सेफ्टी एंड एफिकेसी को हम इसमें कंसिडर करते हैं। ओके, शेड्यूल M1 ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 डील्स विद। देखो आपने पढ़ा शेड्यूल M आपका जीएमपी के लिए है बच्चों। M में भी आपका M1 आता है, M2 आता है, M3 आता है ना। तो आप मैंने आपको HCMC याद भी करा रखा है ना। जीएमपी फॉर होम्योपैथिक के लिए कहेंगे तो M1, कॉस्मेटिक्स के लिए जीएमपी M2 और मेडिकल डिवाइसेस के लिए जीएमपी हो जाएगा M3 में आ जाएगा, है ना। और एक होता है आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी के जीएमपी की बात करोगे तो आप शेड्यूल टी याद रखोगे। ये सारे आप याद रखना, ठीक है। तो M1 पूछा तो होम्योपैथिक देख लो, आपको ऑप्शन बी में दे रखा है तो बिल्कुल करेक्ट हो गया आपका ऑप्शन बी। प्राइमरी गोल क्या है बच्चों जीएमपी का? मैक्सिमाइज प्रोडक्शन आउटपुट, एंश्योर कंसिस्टेंट प्रोडक्ट क्वालिटी एंड सेफ्टी, मिनिमाइज प्रोडक्शन कॉस्ट या इंक्रीज मार्केटिंग रीच। तो क्या मैंने बताया था अभी आपको? एंश्योर कंसिस्टेंट प्रोडक्ट क्वालिटी एंड सेफ्टी, है ना। तो जीएमपी जो है कह रहे सेट ऑफ रेगुलेशंस डिजाइंड टू मिनिमाइज रिस्क इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन बाय एंश्योरिंग कंसिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल थ्रू आउट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ओके, दिस इंक्लूड मेंटेनिंग प्रॉपर सैनिटेशन को मेंटेन करते हैं, यूज करते हैं क्वालिफाइड पर्सनल का, फॉलोइंग वैलिडेटेड प्रोसीजर्स को फॉलो करेंगे, अडहेयर टू क्वालिटी स्टैंडर्ड। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है बच्चों? टू प्रोड्यूस सेफ एंड इफेक्टिव प्रोडक्ट पेशेंट्स के लिए। ओके, नेक्स्ट शेड्यूल M रेफर टू। तो M आपको पता है भाई जीएमपी के लिए है। तो इसमें देखो स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स, कोस एस से आ रहा है ना। लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग के लिए शेड्यूल P, स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए F2, सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए F3, अम्बिलिकल टेप्स के लिए आपने पढ़ रखा है ना। तो यहाँ पर हो गया जीएमपी एंड रिक्वायरमेंट फॉर फैक्ट्री प्रीमाइसिस इक्विपमेंट फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट व्हाट इज द फुल फॉर्म MFR? तो ये भी देखो रेलवे में पूछा गया है। मास्टर होता है, मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड होता है, मास्टर
फॉर्मूला रिकॉर्ड। ऑप्शन 4 MFR। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस किसका पार्ट है, इट इज ए पार्ट ऑफ, है ना। तो सेफ्टी गाइडलाइन है, एफिकेसी गाइडलाइन, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम या मल्टी डिसिप्लिनरी गाइड। तो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, आपसे क्वेश्चन बना हुआ है ना, तो GMP इट इज ए पार्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बच्चों, ठीक है। तो देखिए ये भी पूछा गया क्वेश्चन तुमसे रेलवे में। अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 रूल्स 1945 शेड्यूल M2 इज मीन्ट फॉर। तो M1 M2 M3 बताया। HCM तो कॉस्मेटिक्स कहाँ पर है बच्चों, ऑप्शन ए में है, बिल्कुल करेक्ट हो गया। व्हाट इज द रोल ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इन GMP में, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी को कंट्रोल करना है भाई तुमने, क्या है, टू डिजाइन एंड डेवलप न्यू प्रोडक्ट, मॉनिटर इवैल्यूएट प्रोडक्ट की क्वालिटी, है ना, क्वालिटी आ गया। हैंडल कस्टमर कंप्लेन या मैनेज मार्केटिंग कंप्लेंट। तो इसमें क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे प्रोडक्ट की क्वालिटी को बच्चों, क्वालिटी कंट्रोल में, QC में। ओके, ऑप्शन बी सही है, कह रहे QC जो क्वालिटी कंट्रोल होता है GMP में फोकस करता है, किस पर फोकस करता है, वेरीफाइंग एंड टेस्टिंग प्रोडक्ट एट डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन टू एंश्योर दे अडहेयर टू एस्टेब्लिश्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड। दिस इंक्लूड मॉनिटरिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को मॉनिटर करेंगे बच्चों, इसमें इंस्पेक्ट करते हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट को फॉर भाई उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, और कंडक्टिंग एनालिटिकल टेस्ट, भाई उसको ना एनालिसिस भी करते हैं, एनालिटिकल टेस्ट कंडक्ट करते हैं टू कंफर्म देयर सेफ्टी एंड एफिकेसी को कंफर्म करने के लिए, है ना। फॉलोइंग पेयर्स गिव GMP रिक्वायरमेंट एज पर द वेरियस शेड्यूल, फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। तो मैंने अभी आपको बताई दी बच्चों, वैसे ये है ना, शेड्यूल टी किसके लिए, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी की। GMP की बात होगी तो टी आपको याद आएगा। M1 M2 M3 मैंने आपको बता दिया, तो आप मैच कर दो, मतलब कि कौन सा गलत है। तो टी में आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी की GMP करेक्ट है। M1 में आपने होम्योपैथिक प्रेपरेशंस की GMP सही है। M2 में कॉस्मेटिक चली GMP सही है। N में देखो बच्चों आपका मेडिकल डिवाइसेस के लिए मैंने आपको HCM M3 बताया था। N में तो लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी आता है, तो ये ही इनकरेक्ट है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इन इंडिया GMP गाइडलाइन फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ स्टीराइल प्रोडक्ट इज गिवन इन, है ना। तो ये किस में आता है बच्चों, चार ऑप्शन हाँ आ गए, ठीक है। तो शेड्यूल M में आता है आपका, शेड्यूल M ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, है ना। M1 M2 M3 तो मैंने आपको बता ही दिए। अंडर विच शेड्यूल गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस ऑफ आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी, हाँ ये मैंने वही बताया, GMP फॉर ASU के लिए वही शेड्यूल टी तुम्हारा आ गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल है GMP रिलेटेड प्रोसीजर्स। GMP रिलेटेड प्रोसीजर्स का एग्जांपल कह रहा है, एम्प्लॉय को रिक्रूट करना आता है क्या, इसमें सेल को फोरकास्टिंग करना आता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बिल्कुल आता है भाई, हर चीज़ का SOP होता है वो फॉलो करना पड़ता है भाई, देखो हर चीज़ का SOP होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर वही फॉलो करना पड़ता है, उससे ना यूनिफॉर्मिटी आती है ना, यूनिफॉर्म तरीके से सारा काम होता है, प्रोडक्ट भाई अच्छी क्वालिटी का बन के आएगा। कंप्यूटर एनालिसिस में नहीं होता, ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों, SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। कह GMP स्टैंड्स फॉर, आपको पता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, इट इज सेट ऑफ रेगुलेशंस दैट एंश्योर क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। SOP क्या है, डिटेल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, आउटलाइन हाउ आ स्पेसिफिक टास्क शुड बी परफॉर्म्ड। भाई SOP के बारे में तुमसे पूछा जा सकता है, डेफिनेशन क्या है भाई, डेफिनेशन दे देंगे, कह देंगे किसकी डेफिनेशन है, तो क्या डिटेल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आउटलाइन हाउ स्पेसिफिक टास्क तुमने कैसे परफॉर्म करना है ना। GMP रिक्वायर कंपनीज टू हैव SOP इन प्लेस फॉर वेरियस प्रोसेस, हर प्रोसेस का आपके पास SOP होना चाहिए, उसी अकॉर्डिंग आपने जो उसमें लिखा गया वही काम करना, जो नहीं लिखा वो नहीं करना, जो तुम्हें गाइडलाइन दी गई उसी के अकॉर्डिंग ही काम होना चाहिए, जो नहीं दी गई वो नहीं करनी बच्चों। सच एज इक्विपमेंट मेंटेनेंस, इक्विपमेंट को कैसे मेंटेन करना है उसके लिए तुम्हारा SOP है, उसी के अकॉर्डिंग तुमने इक्विपमेंट को मेंटेन करना है। प्रोडक्शन प्रोसीजर, जो प्रोडक्शन है उसका क्या प्रोसीजर है, क्वालिटी कंट्रोल, फॉलोइंग SOP गारंटीज कंसिस्टेंसी एंड कंप्लायंस विद GMP रेगुलेशन। नेक्स्ट है CFR 211 रेफर्स टू, देखो बच्चों CFR का अगर तुमसे फुल फॉर्म पूछा जाए, ये होता है कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन, CFR होता है, कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन होता है ये, है ना। तो देखो इसके ना डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होते हैं CFR के, तो हम इसमें जो सेक्शन 21 हमारे काम का होता है, क्यों, क्योंकि ये फार्मा से रिलेटेड, जो आपका फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड, आपका ड्रग से रिलेटेड सेक्शन 20, बाकी इसमें ऑलमोस्ट 50 सेक्शंस होते हैं, तो हमारे हम सिर्फ पढ़ते हैं या फिर हमारे काम का जो सेक्शन 21 वाला होता है ना, तो उसी के अंदर आपका ये CFR ये 211 उसी में आता है
है ना। तो CFR 211 रेफर्स टू, तो क्या है, कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन। कहाँ पर कोड दे रखा है, देखो दो ऑप्शंस में फाइनल नहीं होता, ऑप्शन डी कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन 211 हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन इन्वेस्टिगेशन इन GMP, डिटरमाइन कॉज ऑफ, जो डिफेक्ट है प्रोडक्ट का उसका क्या कारण है, रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट, इंप्रूव एम्प्लॉय मोरल या इंक्रीज सेल रेवेन्यू। तो डिटरमाइन द कॉज ऑफ प्रोडक्ट डिफेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करें। आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन इन्वेस्टिगेशन क्या होता है बच्चों, एक प्रोसेस होता है कंडक्टेड इन GMP इन्वायरमेंट टू आइडेंटिफाई रूट कॉज ऑफ ए टेस्ट रिजल्ट दैट फॉल्स आउटसाइड ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट स्पेसिफिकेशन। गोल इज टू अंडरस्टैंड व्हाई द प्रोडक्ट फेल। भाई आपका कोई प्रोडक्ट फेल हो गया, स्पेसिफिकेशन को फॉलो नहीं करना, तो भाई क्या कॉज है ना, कहाँ पर हमने गलती करी, है ना। टू मीट कह रहे हैं goal is to understand why the product failed to meet quality standards and implement corrective and preventive actions to prevent similar issues from happening again। ठीक है, तो ये आपका होता है आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन इन्वेस्टिगेशन। नहीं तो व्हाट डज CGMP, मैंने आपको बताया अभी CGMP में करंट, C से करंट है, बाकी GMP वही है। तो करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस तो आपको ऑप्शन सी में ही दिया हुआ है बच्चों, है ना। सी कह रहे हैं करंट जो है CGMP जो है स्टैंड फॉर करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, इट इज सेट ऑफ रेगुलेशन एनफोर्स्ड बाय US FDA। भाई ये किसने एनफोर्स करा है, हमारे US FDA ने, है ना। टू एंश्योर द क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ प्रोडक्ट पर्टिकुलर इन द फार्मास्यूटिकल, मेडिकल डिवाइस एंड फूड इंडस्ट्री। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इन GMP में, डॉक्यूमेंटेशन का सिग्निफिकेंस बताओ। फॉर्मेलिटी दैट एड्स नो रेवेन्यू, प्रोवाइड अ रिकॉर्ड ऑफ एक्टिविटी एंड हेल्प इंश्योर ट्रेसेबिलिटी, रिप्लेस द नीड फॉर फिजिकल इंस्पेक्शन या ओनली नेसेसरी फॉर हाई रिस्क प्रोडक्ट। तो ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, है ना। प्रोवाइड अ रिकॉर्ड ऑफ एक्टिविटीज एंड हेल्प एंश्योर ट्रेसेबिलिटी। करें डॉक्यूमेंटेशन जो होता है GMP में क्रूशियल होता है, क्यों, क्योंकि इट प्रोवाइड अ डिटेल रिकॉर्ड ऑफ ऑल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, क्वालिटी चेक एंड अदर एक्टिविटीज। दिस रिकॉर्ड अलो यू ट्रेसेबिलिटी, मीनिंग द एबिलिटी टू ट्रैक अ प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स रॉ मटेरियल टू द फिनिश्ड प्रोडक्ट। दिस इज essential for ensuring compliance with regulations, identifying any potential issue and demonstrating the quality of product। मतलब what is the responsibility of quality assurance department in GMP में, क्वालिटी अश्योरेंस का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हैंडल करेगा और सारे जो कस्टमर की कंप्लेन है, इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, डेवलप न्यू प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन से मैनेज सेल एंड मार्केटिंग दैम, है ना। तो भाई क्या QA जो होता है उसका क्या रोल है बच्चों, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, ये इम्प्लीमेंट करता है, मेंटेन करता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को, ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। Quality assurance primarily responsible for establishing and upholding a robust quality management system. This system ensures that products are consistently manufactured and controlled according to quality standard. It encompasses various functions जैसे कि आपका developing हो गया, enforcing SOP, है ना, auditing process, managing complaints and regulations, and overseeing training program for employees. Now the dash refers to some of all procedures undertaken to ensure the identity and purity of a pharmaceutical product. तो क्वालिटी कंट्रोल में आता है SOP, कंप्यूटर एनालिसिस, नन। तो ये आपका क्वालिटी कंट्रोल होता है। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब क्या होता है बच्चों, क्वालिटी कंट्रोल रेफर्स टू सम ऑफ ऑल द procedures undertaken to ensure the identity and purity of a pharmaceutical पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल होता है बच्चों, इसमें क्या आता है, सारे जो प्रोसीजर्स इंप्लीमेंट टू वेरीफाई द आइडेंटिटी एंड प्योरिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। दिस इंक्लूड टेस्टिंग रॉ मटेरियल को टेस्ट करना, फिनिश प्रोडक्ट्स को एंड वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन टू एंश्योर दे मीट एस्टेब्लिश्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड पर्सनल प्रैक्टिस इन GMP में, मेंटेनिंग गुड पर्सनल हाइजीन, फॉलोइंग रिटर्न प्रोसीजर को फॉलो करना सही है, कीपिंग सिक पीपल फ्रॉम द प्रोडक्शन फैसिलिटी, इग्नोरिंग माइनर डिफेक्ट, है ना, इन द जो है इक्विपमेंट में माइनर डिफेक्ट को तुम इग्नोर तो नहीं कर सकते बच्चों, है ना। तो यहाँ पर जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कह रहे मेंटेनिंग गुड पर्सनल हाइजीन, फॉलोइंग रिटर्न प्रोसेस एंड कीपिंग सिक पीपल फ्रॉम द प्रोडक्शन फैसिलिटी, ऑल क्रूशियल एस्पेक्ट GMP के एज ए हेल्प एंश्योर प्रोडक्ट की क्वालिटी एंड सेफ्टी। फॉलोइंग इज नॉट ए GMP रिक्वायरमेंट ऑन पर्सनल हाइजीन। देखो इसमें हजार्ड एनालिसिस है, हेल्थ स्टेटस आएगा, हेल्थ आ जाएगा, पर्सनल क्लीननेस आता है बच्चों, इसमें GMP रिक्वायरमेंट ऑन पर्सनल हाइजीन, लेकिन इसमें हजार्ड एनालिसिस नहीं आएगा। नोट पूछा है ना, तो ऑप्शन ए सही होगा। कह रहे हजार्ड एनालिसिस इज ए प्रोसेस यूज टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क इन मैन्युफैक्चरिंग
manufacturing process. While it is an important part of quality assurance under GMP, it is not direct requirement related to personal hygiene. GMP requirement of personal hygiene focus on things जैसे कि आपके maintaining cleanliness, having good health, ensuring employee are free from communicable disease. नेक्स्ट है कंप्लायंस विद 21 CFR पार्ट 211 इज एसेंशियल फॉर फार्मास्यूटिकल कंपनीज टू, है ना। कह रहा ऑब्टेन एंड मेंटेन FDA अप्रूवल फॉर द प्रोडक्ट। हाँ भाई, तुम्हें प्रोडक्ट का FDA से अप्रूव कराना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा बच्चों, ये जो कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन 211 है इसके अंडर ये आपका CGMP करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस आता है, तो सारी गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, तभी आपका जो है ये FDA से जो है US FDA से अप्रूवल होता है। एंश्योर द सेफ्टी एफिकेसी एंड क्वालिटी ऑफ देयर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। मीट द रेगुलेटरी स्टैंडर्ड फॉर ड्रग मैन्युफैक्चरिंग इन द यूनाइटेड स्टेट, देखिए वो सारी बातें करेक्ट है बच्चों, ऑप्शन डी हो जाएगा। FDA 21 CFR 211 ऑल्सो नोन एज, तो भाई इसे क्या कहोगे, गुड मेकिंग प्रोड्यूसर करंट GMP कहेंगे बच्चों, इसके लिए ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट हो जाए, इसे कहेंगे करंट GMP भी से कहते हो तुम, ऑप्शन 2 हो जाएगा। कह रहा है FDA 21 CFR पार्ट 211 जो है इसको CGMP करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस भी कहते हैं फॉर फिनिश्ड फार्मास्यूटिकल्स, इट इज ए सेट ऑफ रेगुलेशन एस्टेब्लिश्ड बाय US FDA, ओके। अकॉर्डिंग टू क्वालिटी गाइडलाइन Q7 सिग्निफाइज, है ना, तो हमने जो ICH गाइडलाइंस मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराया था ना, तो उसमें Q7 जो था वो किसके लिए था, फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम के लिए, स्टेबिलिटी एनालिटिकल वैलिडेशन या फिर GMP के लिए। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर क्यों लेके आए हैं, क्योंकि हम GMP की बात कर रहे हैं बच्चों, तो GMP के रिगार्डिंग होता है Q7 सिग्निफाइज अबाउट GMP, है ना, तो इसीलिए क्वेश्चन आया है यहाँ पर, ओके। तो ऑप्शन जो है 4 करेक्ट हो गया। नहीं तो डैश इज सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन कंपाइल टू हेल्प वर्कर कैरी आउट रूटीन ऑपरेशंस, है ना, तो क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस जो है कंपाइल्ड टू हेल्प वर्कर कैरी आउट रूटीन ऑपरेशंस, तो ये हमारा होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP जो होता है ना, तो ये SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है बच्चों ये, ठीक है। सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन कंपाइल टू हेल्प वर्कर कैरी आउट रूटीन ऑपरेशंस, SOP एंश्योर consistency, efficacy and compliance with regulations and standards within organization. They provide a clear and consistent approach to task, reducing error and promoting uniformity in operation. Okay, तो मतलब देखो सेम एक ही तरह जो सभी अगर SOP को फॉलो करके इसे काम करते तो यूनिफॉर्मिटी रहती है, परफॉर्मेंस में एरर रिड्यूस होते हैं बच्चों, है ना। तो चलो भाई, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसका फुल फॉर्म, एक क्वेश्चन तो आपसे ना फुल फॉर्म पे ही बन सकता है ना, तो याद रखना फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है ना। देखिए विच अमंग द फॉलोइंग आर नोट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। देखिए ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो मैंने कहा था जो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, है ना, जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगे मैंने इसमें इंक्लूड कर लिए। तो ऑब्जेक्टिव जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट जो है 2006 का, उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, कह रहे इंट्रोडक्शन ऑफ पैकेज्ड फूड इन मिड डे मील स्कीम फॉर लेइंग डाउन साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स, कंसोलिडेट द लॉ रिलेटेड टू फूड या टू एस्टेब्लिश द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। तो आपका जो है ऑब्जेक्टिव नहीं है, नोट पूछा है तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ पैकेज्ड फूड इन द मिड डे मील स्कीम, ओके। नेक्स्ट है इन विच ईयर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट पास इन इंडिया, ये भी आपका प्रीवियसली पूछा गया क्वेश्चन है, तो कब पास हुआ बच्चों, याद रखना है आपने, क्या याद रखोगे, 2006, आपने 2006 याद रखना है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट पास हुआ कब इंडिया में, 2006 में। द ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द US FDA इंडिया ऑफिस इन न्यू दिल्ली, ठीक है। तो एक तो आप याद रखो भाई हमारा जो US FDA है ना, तो यूनाइटेड स्टेट में जो रेगुलेटरी अथॉरिटी जो आप पढ़ते हो US FDA US FDA की बात है, ठीक है। तो आपका जो है US FDA जो है इसका जो इंडिया में जो ऑफिस है न्यू दिल्ली में है, ध्यान रखना है ना, किस साल में ये एस्टेब्लिश हुआ ये बताना है ना, 2012 में, 2006, 2008 या 2001 में, तो याद रखोगे कब, 2008 में एस्टेब्लिश हुआ, है ना। तो US FDA का जो इंडिया वाला ऑफिस है न्यू दिल्ली में कब बना, कब एस्टेब्लिश हुआ, 2008 में, आप लोग याद करके चलेंगे। देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पूछा गया है हमसे, है ना, तो पढ़िए इसके बारे में। क्या एस्टेब्लिशमेंट इन नवंबर 2008 में एस्टेब्लिश हुआ था, ऑफिस ऑफ ग्लोबल पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजीज OGPS इंडिया ऑफिस, तो इंडिया ऑफिस के लिए INO लिखा हुआ है ना, तो ये भी हमसे फुल फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, तुम्हें पता ही है। सर्व एज द लीड
FDA on-site presence in New Delhi, India. The Indian office address operational and policy matters concerning FDA regulated product in collaboration with the government of India counterparts. In line with the FDA's mission, the INO जो है इंडिया ऑफिस, जो इंडिया वाला जो ऑफिस है, प्राइमरी फोकस क्या है इसका, इज एंश्योरिंग द सेफ्टी, क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ फूड एंड मेडिकल प्रोडक्ट्स जो होते हैं एक्सपोर्टेड टू यूनाइटेड स्टेट्स में, जो भी एक्सपोर्ट करा जा रहा है ना बच्चों, फूड एंड मेडिकल प्रोडक्ट्स जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, जो हम इंडिया में से जो एक्सपोर्ट हो रहा है यूनाइटेड स्टेट में फूड एंड मेडिकल प्रोडक्ट्स, तो उनकी जो है सेफ्टी, उनकी क्वालिटी और उनकी जो इफेक्टिवनेस जो होता है उसको एंश्योर करना इसका प्राइमरी फोकस है। ठीक है, तो जो हमारा ये USFDA है, इसका जो इंडिया ऑफिस है, इंडिया में जो ऑफिस एस्टेब्लिश हुआ 2008 में, तो इसका फोकस क्या है बच्चों, मेन प्राइमरी पर्पस क्या है, इसका मेन फोकस क्या है कि भाई क्या इंश्योर करता है, सेफ्टी, क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ फूड एंड मेडिकल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टेड टू यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, समझ आ गया। नेक्स्ट देखो, FDA इज इन्वॉल्व इन वेरियस एक्टिविटीज सच एज, तो FDA जो हमारा फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है बच्चों, ये इन्वॉल्व है वेरियस एक्टिविटीज, जैसे कि अप्रूविंग न्यू ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइसेस को अप्रूव करेगा, इंश्योर करेगा फूड की सेफ्टी एंड प्रॉपर लेबलिंग, रेगुलेट करेगा सेफ्टी ऑफ कॉस्मेटिक्स, मॉनिटरिंग एंड रेगुलेटिंग रेडिएशन एमिटिंग प्रोडक्ट, प्रोवाइड करेगा पब्लिक हेल्थ इन्फॉर्मेशन या फिर ऑल। देखिए सारे की सारी ही एक्टिविटीज में हमारा FDA इन्वॉल्व है, तो इसलिए ऑप्शन आपका लास्ट वाला ई हो जाएगा, ऑल, है ना। कह रहे फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा FDA होता है क्या है, फेडरल एजेंसी होती है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर प्रोटेक्टिंग पब्लिक हेल्थ बाय एंश्योरिंग सेफ्टी, एफिकेसी एंड सिक्योरिटी ऑफ ह्यूमन एंड वेटरनरी ड्रग्स, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, मेडिकल डिवाइसेस, आवर नेशंस food supply, cosmetics and radiation emitting products. Okay, FDA also provide accurate science based health information to the public. Okay, next है regulatory authority of Australia for regulation of goods such as medicines, medical device and diagnostic test, है ना। तो रेगुलेटरी अथॉरिटी पूछी गई है हमसे, किसकी, ऑस्ट्रेलिया की कौन सी है ना भाई। US की तो आपकी USFDA हो गया, इंडिया में हमें पता ही हमारा CDSCO होता है ना। तो आपका यहाँ पूछा है ऑस्ट्रेलिया का रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है ना, फॉर रेगुलेशंस ऑफ द गुड्स, जैसे कि आपके मेडिसिन को रेगुलेट करेगा, मेडिकल डिवाइसेस को, डायग्नोस्टिक टेस्ट को, तो कौन सा है ऑस्ट्रेलिया में, हम याद रखेंगे TGA, थेरेप्यूटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन, TGA होता है बच्चों। आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थेरेप्यूटिक गुड एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ऑस्ट्रेलियन रेगुलेटरी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, फॉर ओवरसीइंग द क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी, ये 3 वर्ड याद रखना, क्वालिटी, सेफ्टी और एफिकेसी को एश्योर करना होता है ना, ऑफ थेरेप्यूटिक गुड्स इंक्लूडिंग मेडिसिन आ गई बच्चों, इसमें मेडिकल डिवाइसेस आ गए और डायग्नोस्टिक टेस्ट आ गए। ओके, नेक्स्ट है, इन द 4 स्टेप्स प्रोक्लेम्ड बाय FDA रिगार्डिंग फूड हैंडलिंग विच द फॉलोइंग इनकरेक्ट है बच्चों, कौन सा गलत है। तो FDA ने 4 स्टेप्स जो हैं वो बताए हैं फूड की हैंडलिंग के लिए, उनमें से एक कौन सा नहीं है, क्लीन बिल्कुल होगा। देखो क्लीन तो होगा, चिल, कुक या क्लोज, तो इसमें से क्या लग रहा है तुम्हें, क्लोज नहीं होगा बच्चों, है ना। चिल, कुक, क्लीन, है ना, और सेपरेट होता है, क्लोज नहीं होता। ठीक है, देखिए क्लीन का मतलब है वॉश हैंड्स एंड सरफेस फ्रीक्वेंटली विद सोप एंड वाटर से। ठीक है, कुक का मतलब कुक फूड टू प्रॉपर इंटरनल टेम्परेचर टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया। फिर चिल का रेफ्रिजरेट और फ्रीज पेरिशेबल फूड्स प्रॉम्प्टली, और सेपरेट कीप रो मीट एंड पोल्ट्री सेपरेट फ्रॉम अदर फूड्स टू प्रिवेंट क्रॉस कंटामिनेशन। ओके, न्यू ड्रग रिसीव एक्सटेंसिव स्क्रूटनी बिफोर FDA अप्रूवल इन ए प्रोसेस कॉल्ड आ। ठीक है, तो NDA होता है न्यू ड्रग एप्लीकेशन, IND इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग होता है इसमें, ANDA क्या होता है, एब्रीविएशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन, जो कि हमारा जेनरिक ड्रग के लिए होता है ना, या फिर नन। तो ये होता है आपका न्यू ड्रग एप्लीकेशन होता है बच्चों। ठीक है, न्यू ड्रग्स रिसीव एक्सटेंसिव स्क्रूटनी बिफोर FDA अप्रूवल इन ए प्रोसेस, तो ये आपका होता है न्यू ड्रग एप्लीकेशन। ऑप्शन ए, फॉलोइंग इज नॉट OTC प्रोडक्ट बच्चों नहीं है, ओवर द काउंटर। OTC का फुल फॉर्म आपको पता ही, ओवर द काउंटर। तो डायूरेटिक्स है, कॉस्मेटिक्स है, एंटासिड, देखो विटामिन होते हैं, एंटासिड्स भी होते हैं बच्चों, है ना। तो इसमें से आपका हो जाएगा डायूरेटिक्स जो होते हैं ये आपके OTC में नहीं आएंगे। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव बायो
अवेलेबिलिटी स्टडीज़ जो होती है ना, बायो अवेलेबिलिटी स्टडीज़ का ऑब्जेक्टिव नहीं है, नोट पढ़ लेना अच्छे से। कह रहे इसमें क्या कह रहे, डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉर्मुलेशंस ऑफ एग्जिस्टिंग ड्रग, determination of influence of excipients, patient related factors, primary stage of development of suitable dose form for new drug, या control the quantity of drug to be administered। तो कितनी क्वांटिटी तुमने एडमिनिस्टर करे इसको कंट्रोल करना, ये ऑब्जेक्टिव जो होता है बच्चों नहीं होता। नोट पूछा तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ RA जो होता है पर्सनल का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टू सुपरवाइज द प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्मुलेशन। ठीक है, तो ये फॉर्मुलेशन ये ऐसे लिखा हुआ है, कह रहे टू सुपरवाइज द प्रोडक्शन ऑफ फॉर्मुलेशन, टू एनालाइज द कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट इन द फॉर्मुलेशन, वर्क विद फेडरल स्टेट एंड लोकल गवर्निंग एजेंसी टू गेट द अप्रूवल फॉर अ ड्रग, या फिर अंडरटेक स्टेबिलिटी स्टडीज ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट, है ना। तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन चारों में से आप मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या आंसर लगाओगे, है ना। तो वर्क विद फेडरल स्टेट एंड लोकल गवर्निंग एजेंसीज टू गेट द अप्रूवल फॉर अ ड्रग, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट रेलिवेंट रेगुलेटरी बॉडी इन US FDA फॉर अप्रूवल ऑफ द ड्रग। देखिए आपसे पूछा है रेलिवेंट जो रेगुलेटरी बॉडी है US FDA में फॉर ड्रग के अप्रूवल के लिए कौन सी है, BLA, IND, CBER या फिर CDER, है ना। देखिए ये भी पूछा गया, प्रीवियसली क्वेश्चन पूछा गया है, तो बच्चों CDER आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, कह रहा है रेलिवेंट रेगुलेटरी बॉडी विद इन द US FDA फॉर ड्रग अप्रूवल इज CDER। CDER का फुल फॉर्म क्या है, सेंटर फॉर ड्रग इवेल्युएशन एंड रिसर्च। क्या है, सेंटर फॉर ड्रग इवेल्युएशन एंड रिसर्च। ये रेलिवेंट रेगुलेटरी बॉडी होता है विद इन द US FDA फॉर ड्रग अप्रूवल। ठीक है, कह लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड ड्रग एंड देयर एसोसिएटेड IPR इज मेंशन्ड इन, तो किसमें मेंशन है भाई, जो अप्रूव्ड ड्रग की लिस्ट है उनके एसोसिएटेड IPR किसमें मेंशन अवेलेबल है, पिंक बुक है, ऑरेंज बुक है, रेड बुक या ब्लैक बुक। तो कौन से कलर की बुक है बच्चों, ये एक ऑरेंज बुक होती है। कैसी होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा ऑरेंज बुक। कह रहे लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड ड्रग और उनके जो एसोसिएटेड जो IPR है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो होते हैं इन्फॉर्मेशन, वो अवेलेबल होती है प्राइमरली इन द ऑरेंज बुक। जो कौन पब्लिश करता है, पब्लिश्ड बाय द US FDA। अब तुमसे पूछ सकते हैं भाई ऑरेंज बुक जो ये वाली बुक है इसके बारे में बता देंगे कि भाई ऑरेंज बुक क्या है। ये इस टाइप से है एक बुक जिसमें क्या है, लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड ड्रग और उनके एसोसिएटेड IPR इन्फॉर्मेशंस जो है अवेलेबल है। तो इसको कौन पब्लिश करता है भाई, US FDA। ठीक है, ऑरेंज बुक इज ऑफिशियली टाइटल्ड अप्रूव्ड ड्रग प्रोडक्ट्स एंड थेरेप्यूटिक इक्विवेलेंट इवैल्यूएशंस। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन अप्रूव्ड ड्रग्स इंक्लूडिंग देयर पेटेंट एंड एक्सक्लूसिवली इन्फॉर्मेशन, ये सबकी इन्फॉर्मेशन देती है। ओके, नेक्स्ट है हाउ मेनी ड्रग्स कैन बी इम्पोर्टेड अंडर सिंगल फॉर्म 11 लाइसेंस के अंदर, जो आपका कितनी ड्रग को इंपोर्ट कर सकते हो, 20, 5, 10 या 15। तो कितनी 10 ड्रग्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, कितनी ड्रग इंपोर्ट कर सकते हो अंडर सिंगल फॉर्म 11 लाइसेंस, तो 10 ड्रग। कर अंडर सिंगल फॉर्म 11 लाइसेंस ओनली 10 ड्रग्स कैन बी इम्पोर्टेड फॉर द पर्पस, किस पर्पस के लिए इंपोर्ट कर रहे हैं भाई, इसमें एग्जामिनेशन के लिए, टेस्टिंग के लिए और एनालिसिस के लिए करनी है, ध्यान रखना है ना। इसे हम जो है कॉमर्शियल पर्पस के लिए नहीं कर रहे। ये जो फॉर्म नंबर 11 जो लाइसेंस होता है, सिंगल फॉर्म 11 लाइसेंस के अंडर हम 10 ड्रग्स को इंपोर्ट करेंगे, किस पर्पस के लिए, एग्जामिनेशन, टेस्टिंग और एनालिसिस के लिए। दिस लाइसेंस ऑल्सो नोन एज टेस्ट लाइसेंस भी इसको कहते हैं, ग्रांटेड बाय द CDSCO सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। CDSCO इसको ग्रांट करता है फॉर इम्पोर्टिंग small quantity of drug. These drugs cannot be used for commercial purpose. They are strictly for testing और analysis के लिए होती है बच्चों। सिंगल जो कमर्शियल पर्पस के लिए इनको यूज नहीं कर सकते। मतलब इन US the orphan drug exclusively last for -years। ठीक है, तो US में कह रहे हैं ऑर्फन ड्रग्स जो होती है ना, तो ये ऑर्फन ड्रग एक्सक्लूसिविटी है, ये कितने सालों तक होती है, 5, 6, 7 या 8। तो ये ऑप्शन जो है आपका 7 ईयर्स हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा 7 ईयर्स। कह रहे हैं इन द US ऑर्फन ड्रग एक्सक्लूसिविटी जो होती है वो लास्ट फॉर 7 ईयर्स। दिस एक्सक्लूसिविटी प्रिवेंट अदर कंपनीज फ्रॉम मार्केटिंग द सेम ड्रग, है ना। तो जो दूसरी कंपनीज है वो सेम ड्रग को मार्केट नहीं करेंगी फॉर द सेम रेयर डिजीज और कंडीशंस ड्यूरिंग दैट पीरियड, है ना, वो उस पीरियड तक। ठीक है, इवन इफ द ड्रग इज अप्रूव्ड फॉर अदर यूज। नेक्स्ट, इन यूरोप वेरिएशंस आर क्लासिफाइड एज टाइप 1A4
ठीक है। तो यूरोप में कह रहे जो वेरिएशंस होते हैं, जो टाइप 1A वाले जो वेरिएशंस है ना, टाइप 1A, तो वो किसके लिए है? फॉर माइनर चेंज, मेजर चेंज, मॉडरेट, रिलेटिव। तो ये माइनर चेंज के लिए होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। करेक्ट, टाइप 1A वेरिएशंस आर क्लासिफाइड एज माइनर चेंज बिकॉज दे हैव मिनिमल इम्पैक्ट या नो इम्पैक्ट एट ऑल ऑन द क्वालिटी, सेफ्टी और एफिकेसी ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट। ओके, डैश कमिटी रिलेटेड टू EU रेगुलेशंस जो है उससे रिलेटेड कमिटी कौन सी है? TGA, CDER, CBER, COMP, है ना। तो हमारा ये होता है ऑप्शन डी हो जाएगा COMP। COMP का मतलब है कमिटी फॉर ऑर्फन मेडिसिनल प्रोडक्ट। तो इसका फुल फॉर्म तुमसे पूछा जा सकता है, क्या है? कमिटी फॉर द ऑर्फन मेडिसिनल प्रोडक्ट। इट इज साइंटिफिक कमिटी होती है किसकी? ऑफ द यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी। इट एडवाइज एन ऑर्फन मेडिसिनल प्रोडक्ट विच आर ड्रग्स यूज टू ट्रीट रेयर डिजीज। द सर्टिफिकेट ऑफ सुटेबिलिटी एज पर EU गाइडलाइंस इज वैलिड फॉर डैश ईयर्स फ्रॉम द डेट व्हेन द ओरिजिनल सर्टिफिकेट वाज ग्रांटेड, 5, 10, 15 या 20। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 5 ईयर्स। ओके, कह सर्टिफिकेट ऑफ सुटेबिलिटी जो होता है अंडर EU रेगुलेशंस इज वैलिड फॉर 5 ईयर्स तक वैलिड होता है फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनिशियल इशुएंस। दिस मीन्स दैट आफ्टर 5 साल के बाद जो CEP सर्टिफिकेट ऑफ सुटेबिलिटी होता है नीड टू बी रिन्यू कराना पड़ेगा टू मेंटेन इट्स वैलिडिटी। ओके, दिस रिन्यूअल प्रोसेस इन्वॉल्व, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? सबमिटिंग, एक एप्लीकेशन को सबमिट करना पड़ता है रिन्यूअल के लिए, एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग कंटिन्यूड कंप्लायंस विद द रिक्वायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड। जैसे CTD इज डिवाइडेड इनटू डैश मॉड्यूल, है ना। तो इस कितने मॉड्यूल में डिवाइड करा गया है? इसको 5 मॉड्यूल है। तो CTD मतलब कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट होता है, इसको 5 मॉड्यूल में डिवाइड करा गया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का रेगुलेटरी अथॉरिटी बताना है। फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस एजेंसी, थेरेप्यूटिक गुड TGA ही होता है, ऑप्शन तो बी ही हो गया। मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी MHRA या CDSCO। CDSCO तो अपना इंडिया का है, और ये MHRA कहाँ का? देखो मैं लिखा हुआ है यूनाइटेड किंगडम का रेगुलेटरी अथॉरिटी है। ध्यान रखना, इंडिया में जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है बच्चों वो आपका CDSCO, UK में आपका MHRA, और आपका जो ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पर आपका TGA हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है विच द फॉलोइंग इज इंटरनेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर ड्रग के रेगुलेशंस के लिए। ये तो बच्चों आपने नेशनल पढ़ी थी, जैसे कि अपनी जो है ये TGA वगैरह। अभी बात हो रही है इंटरनेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी ड्रग के रेगुलेशन के लिए। CDSCO तो भाई हमारा इंडिया में हो गया, WHO, यूनेस्को, ये EMA। तो आपका WHO ये इंटरनेशनल में आ गया बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएगा। कह रहे WHO जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है अंडर द यूनाइटेड नेशन दैट इज सेट्स स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइन फॉर ड्रग के रेगुलेशन के लिए ग्लोबली, मेकिंग इट द प्राइमरी इंटरनेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर ड्रग्स। ठीक है, तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ FDA इंडियन ऑफिस, जो अभी हमने देखा था, है ना, FDA जो है इसका जो इंडिया में ऑफिस जो है एस्टेब्लिश हुआ 2008 में। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या देखा था आपने? क्या देखा था भाई? जो ड्रग हम जो है जो एक्सपोर्ट कर रहे थे ना US FDA में, जो इंडिया से जो ड्रग जा रही है ना, तो उनकी सेफ्टी, एफिकेसी, इन सबको जो है ये एश्योर करता है ना। देखो, टू एंश्योर द सेफ्टी, एफिकेसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट एंड फूड प्रोड्यूस्ड इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट यूनाइटेड स्टेट। यही तो बताई थी मैंने आपको, है ना। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? क्या पर्पस था? क्या? टू एंश्योर सेफ्टी, क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट एंड फूड प्रोड्यूस्ड इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट टू यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए। अप्रूवल ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट फॉर मार्केटिंग इन इंडिया, इंपोर्ट ऑफ ड्रग इन इंडिया फॉर टेस्ट एनालिसिस या टेस्ट एंड एग्जामिनेशन, या मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग इन USA फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट टू इंडिया। तो ऑप्शन जो है बच्चों ए ही करेक्ट हो जाएगा, ये हम देख चुके हैं पहले ही, ऑप्शन ए करेक्ट है। कह रहा है FDA के बारे में लिखा हुआ है द US हैज एन ऑफिस, इंडिया में ऑफिस है, बट इट इज फोकस ऑन एंश्योरिंग, है ना। ऑफिस तो इंडिया में, बट ये क्या एश्योर करता है कि जो भी आपके फूड्स और मेडिकल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होंगे फ्रॉम इंडिया टू द US मीट्स US सेफ्टी एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करे। FDA इंडियन ऑफिस डज नॉट रेगुलेट, इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट को रेगुलेट नहीं करता। दैट रोल फॉल्स टू द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंडिया के लिए हमारा FSSAI जो है, ठीक है, एंड इंडियन FDA विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग फूड एंड ड्रग विद इन द इंडिया। ठीक है,
नेक्स्ट, एज पर द FDA रेगुलेशंस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ईयर इन्फेक्शन, तो ईयर के लिए हमने ओरी वर्ड यूज करा था, है ना, तो इसके लिए आपका देखो यहाँ पर ओरी वर्ड से ऑप्शन 4 ओरिक्यूलर हो जाएगा। जैसे REMS का फुल फॉर्म तुमसे पूछा है, रिस्क इवैल्यूएशन एंड मिटिगेशन स्ट्रैटेजी, ऑप्शन बच्चों ए ही करेक्ट होने वाला है, ध्यान रखनी है, फुल फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। FSSAI का देखो तुमसे फुल फॉर्म पूछा गया है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना, तो ये देख लो फूड सेफ्टी होता है बच्चों एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी होती है इंडिया की। जैसे एज पर द FDA सस्पेक्टेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन फॉर अ न्यू ड्रग शैल बी डॉक्यूमेंटेड विद इन हाउ मेनी ईयर्स ऑफ इट्स एंट्री इन द मार्केट, 1, 4, 3 या 5 या 3 हो जाएगा इसका, ठीक है, याद रखना ऑप्शन 4 हो जाए। देखिए भी कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, फॉर ए फार्मास्यूटिकल कंपनी टू गेन अप्रूवल टू प्रोड्यूस अ जेनरिक ड्रग, ठीक है, कह रहे टू फॉर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी टू गेन अप्रूवल टू प्रोड्यूस अ जेनरिक ड्रग, प्रोड्यूस करने के लिए उसे अप्रूवल चाहिए। FDA रिक्वायर्स साइंटिफिक एविडेंस दैट द जेनरिक ड्रग इज इंटरचेंजेबल विद और थेरेपेटिकली इक्विवेलेंट टू द ओरिजिनल अप्रूव्ड ड्रग, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, है ना, तो इसे हमारा ये क्या, मैंने आपको जेनरिक ड्रग के लिए क्या बताया था, एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, NDA INDA नन, तो ये ANDA होता है जेनरिक ड्रग्स के लिए ना, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। इंडिया इज नोन फॉर इट्स प्रोडक्शन ऑफ जेनरिक मेडिसिन, व्हाट इज प्राइमरी एडवांटेज, क्या है, जेनरिक ड्रग्स का एडवांटेज क्या है, दे आर टिपिकली मोर एक्सपेंसिव होती है, देखिए एक्सपेंसिव नहीं होती है ना, दे आर नॉट सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी अप्रूवल, मोर अफोर्डेबल, हाँ ये मोर अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव होती है टू ब्रांड नेम ड्रग, है ना, शॉर्टर शेल्फ लाइफ ऐसा नहीं होता, तो आपका जो है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, CDSCO स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड सेंट्रल ड्रग सेफ्टी कोऑपरेशन, तो देखो CDSCO का फुल फॉर्म हमको पता ही है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, बच्चों ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट ICMR, तो इसका भी फुल फॉर्म आपसे पूछा हो, देखो फुल फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, तो ICMR का क्या याद रखोगे आप, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आप लोग याद रखेंगे ICMR का। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ एन ANDA सबमिशन, का कॉम्पोनेंट नहीं है ना, तो केमिकल इन्फॉर्मेशन अबाउट द ड्रग सब्सटेंस, मैन्युफैक्चरिंग इन्फॉर्मेशन, क्लिनिकल ट्रायल डाटा फॉर सेफ्टी एंड एफिकेसी फॉर जेनरिक दैट इज प्राइमरी बायोइक्विवेलेंट डाटा, या डिटेल मार्केटिंग प्लान, तो कह रहे हैं नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ ANDA सबमिशन में कॉम्पोनेंट नहीं है, तो डिटेल मार्केटिंग प्लान फॉर द ड्रग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना, तो आपका जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। केमिकल इन्फॉर्मेशन अबाउट द ड्रग सब्सटेंस इसमें होगा, मैन्युफैक्चरिंग इन्फॉर्मेशन, क्लिनिकल ट्रायल डाटा फॉर सेफ्टी एंड एफिकेसी के लिए, ठीक है, तो ऑप्शन इसका जो है डी करेक्ट हो गया। ओके, तो एन एब्रीविएटेड न्यू ड्रग ANDA इज यूज्ड टू सीक अप्रूवल फॉर ए जेनरिक वर्जन ऑफ ऑलरेडी अप्रूव्ड ब्रांड नेम ड्रग, अनलाइक न्यू ड्रग एप्लीकेशन फॉर ए न्यू ड्रग ANDA डज नॉट रिक्वायर एक्सटेंसिव क्लिनिकल ट्रायल डाटा, इट रिलाइज ऑन द सेफ्टी एंड एफिकेसी डाटा फ्रॉम द ओरिजिनल ब्रांड नेम ड्रग and focus on demonstrating bioequivalence, meaning the generic drug perform essentially the same as the brand name drug. ANDA does जो है इसमें इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ ड्रग सब्सटेंस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, क्वालिटी कंट्रोल measures. डिटेल मार्केटिंग प्लान जो होता है इट इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ ANDA as the focus is on demonstrating bioequivalence to the reference listed drug. ओके, अब देखो भाई, एक तो बात देखो एक तो आपका एंटीसेप्टिक होता है ना, एक आपका क्या डिसइंफेक्टेंट होता है, इनमें डिफरेंस क्या है भाई। देखो एंटीसेप्टिक जो होते हैं उनको आप लिविंग सरफेस पे अप्लाई करते हो, और जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं नॉन लिविंग सरफेस के लिए होते हैं, जैसे कि टेबल हो गया है, इस टाइप से कोई नॉन लिविंग सरफेस के लिए आप अप्लाई करोगे तो डिसइंफेक्टेंट, और लिविंग सरफेस पे एंटीसेप्टिक अप्लाई करते हैं, इस बात को एक तो आप याद रखना, है ना। और एक डिसइंफेक्टेंट काम करते हैं, है ना, और एक आपका स्टरलाइजेशन होता है। तो डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन में भी एक अंतर होता है बच्चों। देखो स्टरलाइजेशन में तो आपका कंप्लीट रिमूवल हो रहा है ना, माइक्रोब्स का, लेकिन डिसइंफेक्शंस में कंप्लीट रिमूवल नहीं होता, है ना। स्टरलाइजेशन में आपके स्पोर्स भी किल हो जाते हैं, कंप्लीट रिमूवल हो रहा है, लेकिन डिसइंफेक्शन में कंप्लीट रिमूवल नहीं होता। इसमें क्या होता है, जो मतलब आपके माइक्रोब्स होते हैं उनको ना इस तरीके से मतलब कि इनिबिट करा दिया गया कि अभी वो ना आपको कोई हार्म नहीं पहुंचा रहे, ठीक है। तो बाकी कंप्लीट रिमूवल नहीं होता जो कि आपका स्टरलाइजेशन में होता है, तो दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा, तो ठीक है। तो अभी हम पढ़ लेते हैं। ओके, फटाफट से चलो भाई, देखो डैश इज अ प्रोसेस दैट एलिमिनेट मैनी और ऑल पैथोजेनिक माइक्रोब्स ऑन इनएनिमेट, मतलब कि नॉन लिविंग की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, प्रोसेस दैट एलिमिनेट मैनी और ऑल पैथोजेनिक माइक्रोब्स ऑन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट विद द एक्सेप्शन ऑफ बैक्टीरियल स्पोर्स
बच्चों बैक्टीरियल स्पोर्स तो इसमें किल नहीं होंगे, तो किसकी बात है ये? देखो स्टरलाइजेशन में कंप्लीट रिमूवल होता है इंक्लूडिंग द बैक्टीरियल स्पोर्स। ओके, स्टरलाइजेशन इज कंप्लीट रिमूवल ऑफ माइक्रोब्स, तो गलत हो गया भाई। नॉर्मल क्लीनिंग से ऐसा होगा क्या? डिसइंफेक्शन से होगा हाँ, डिसइंफेक्शन जो है या फिर क्लोथ को वॉश करें ऐसा नहीं होगा। डिसइंफेक्शन का मतलब होता है इसमें क्या होता है? एलिमिनेट मैनी और ऑल पैथोजेनिक माइक्रोब्स ऑन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट विद द एक्सेप्शन ऑफ बैक्टीरियल स्पोर्स। भाई स्पोर्स किल नहीं होंगे, इसमें ध्यान रखना, ठीक है। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट, तो ये एक बार डेफिनेशन पढ़ लो। डिसइंफेक्टेंट होते हैं केमिकल यूज्ड ऑन इन एनिमेट सरफेस पे, नॉन लिविंग सरफेस पे इनको अप्लाई करते हैं। एन ऑब्जेक्ट टू डिस्ट्रॉय इन्फेक्शियस फंजाई, वायरस, बैक्टीरिया बट नॉट नेसेसरली देयर स्पोर्स। ओके, एंटीसेप्टिक क्या होते हैं बच्चों? ऐसे एजेंट्स जो इनहिबिट डिस्ट्रॉय कराते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म्स ऑन लिविंग सरफेस पे, इंक्लूडिंग स्किन हो गया, है ना, ओरल कैविटीज एंड ओपन वुंड्स। नेक्स्ट विच इज इनकरेक्ट मैच। अभी देखो आपके जो डिसइंफेक्टेंट के बारे में तुमने पढ़ना है ना, तो इसके अलग अलग कैटेगरी है बच्चों। अल्कोहल में कौन से आते हैं आपके, है ना, जो है इसको मैंने क्या करा, हमारे क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको सारी कैटेगरी पढ़ा दूंगी। ओके, एल्डिहाइड कौन से, अल्कोहल कौन से हैं, क्वार्टन अमोनियम कंपाउंड है, बाइगोनेट्स, ठीक है। देखो इनकरेक्ट पूछा है इसमें। अल्कोहल में कह रहे हैं इथेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल, तो तुम्हें नाम से पता लग रहा है अल्कोहल में इथेनॉल आएगा, तो सही है। क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड आपको पता है आपके कटायनिक होते हैं, सेट्रीमाइड आता है, बेंजोइक क्लोराइड, तो ये भी कहोगे मैम ये भी सही है। हैलोजेंस में क्या आता है बच्चों? हैलोजेंस में क्या याद रखोगे? आयोडीन आता है, आयोडोफोर्स आता है, क्लोरीन आता है, क्लोरोफोर्स आते हैं, ये सारे तुम्हारे हैलोजेंस हैं। क्या है? हैलोजेंस हैं, तो ये भी करेक्ट है। अल्कोहल में कह रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड, ग्लूटरल्डिहाइड। अरे भाई नाम में ही एल्डिहाइड है तो अल्कोहल कहाँ से हो गया? तो इनकरेक्ट तो ऑप्शन डी ही हो गया। फॉर्मल्डिहाइड, ग्लूटरल्डिहाइड आपके एल्डिहाइड होते हैं मेरे बच्चों। तो यहाँ पर तुम्हें देखो एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन सीखने को मिली, है ना। अल्कोहल में इथेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल आ जाएगा। क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड जो कि तुम्हारे कटायनिक होते हैं, सेट्रीमाइड और बेंजोइक क्लोराइड आता है। हैलोजेंस में आयोडीन आता है, आयोडोफोर्स आते हैं, क्लोरीन, क्लोरोफोर्स। अल्कोहल में फॉर्मल्डिहाइड और अल्कोहल में तो नहीं आते क्योंकि तभी तो हमारे इनकरेक्ट हुआ, एल्डिहाइड में आते हैं फॉर्मल्डिहाइड और ग्लूटरल्डिहाइड। मतलब विच इज इनकरेक्ट मैच, फिर से बता दो कौन सा इनकरेक्ट है। देखो अभी एल्डिहाइड में इन्होंने फॉर्मल्डिहाइड, ग्लूटरल्डिहाइड लिख दिया, बिल्कुल करेक्ट है भाई, एल्डिहाइड में आते हैं। फिनोल डेरिवेटिव्स में भाई फिनोल तो आएगा ही, फिनोल डेरिवेटिव्स है, क्रिसोल्स आता है, क्लोरोजाइलिनोल जो कि डेटोल आपका है, हेक्सा क्लोरोफिन सारे आते हैं, ये भी सही है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बच्चों, पोटाशियम परमैंगनेट की MnO4 होता है, आपका जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये भी आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, H2O2, ठीक है। एल्डिहाइड में इथेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल तो आपके अल्कोहल है बच्चों, तो एल्डिहाइड में कहाँ से आएंगे? तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया? ऑप्शन डी, ठीक है। तो इससे भी आपको कितने पॉइंट सीखने को मिले, है ना। चलो भाई अब नेक्स्ट फिर से हम सीख लेते हैं अगले क्वेश्चन से। इनकरेक्ट, अब करेक्ट पूछा है, ध्यान से पढ़ लो। करेक्ट कह रहे हैं बाइगोनेट्स में क्लोरहेक्सिडीन आता है, तो ध्यान रखना क्या, अभी और पढ़ो। मेटालिक सोल्ट्स में सिल्वर नाइट्रेट आता है, जिंक सल्फेट है, कैलामाइन है, जिंक ऑक्साइड है। डाइज में जेंशन वॉयलेट हो गया, ये लिखा हुआ है इसमें, आपका एक्रीफ्लेविन हो गया, और इसमें प्रोफ्लेविन भी आता है, ये हमारे डाइज होते हैं। तो देखो सारी ही बातें करेक्ट लिखी हुई है, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल, ठीक है। तो सारा इनको 3 क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको जो क्लासिफिकेशन था तुम्हारे डिसइंफेक्टेंट का वो मैंने तुम्हें बता दिया सारे। बाइगोनेट्स में कौन से आते थे? क्लोरहेक्सिडिन आ गया, मेटल्स में आपके सिल्वर नाइट्रेट सब आ गए, डाइज में ये आ गया, एल्डिहाइड में, अल्कोहल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स मैंने सारे बता दिया आपको, क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड्स, हैलोजेंस, ये सब हो गए हमारे, है ना, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, स्ट्रेंथ ऑफ फॉर्मल्डिहाइड जो कि तुम्हारा एल्डिहाइड में आया था ना, फॉर्मल्डिहाइड और ग्लूटरल्डिहाइड, कह रहे जो स्ट्रेंथ है फॉर्मल्डिहाइड यूज्ड इन हॉस्पिटल्स फॉर डिसइंफेक्शन। देखो ये तुमसे पूछा गया है, प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है, हमसे ये बना हुआ क्वेश्चन है DMER में। ओके, फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रेंथ जो हॉस्पिटल्स में उसका डिसइंफेक्शन के लिए भाई कितना करते हो? 37%, 18, 10 या 45, तो भाई 37% इसका जो स्ट्रेंथ यूज करा जाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए फॉर्मल्डिहाइड कह रहा है सोल्ड एंड यूज प्रिंसिपली एज ए वाटर बेस्ड सोल्यूशन कॉल्ड फॉर्मलिन। फॉर्मलिन इसका जो 37% जो इसका है प्रेपरेशन, 37% फॉर्मल्डिहाइड बाय वेट होता है, इसको बच्चों फॉर्मलिन कहा जाता है ना। फिर कह रहा है फॉर्मलिन 37% सोल्यूशन फॉर्मल्डिहाइड गैस इन वाटर, फॉर्मल्डिहाइड गैस है, ध्यान याद रखना। क्या याद रखोगे? फॉर्मल्डिहाइड क्या है मेरे बच्चों? गैस है, गैस होती है। डाइल्यूट करेंगे इसको 5% फॉर्मल्डिहाइड, इट
इज एन इफेक्टिव डिसइंफेक्ट, कह रहे डाइल्यूटेड जो है, डाइल्यूटेड टू 5% फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है बच्चों, इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट होता है। एंड 0.2% से 0.4% जो होता है वो इनएक्टिवेट करा देगा बैक्टीरिया एंड वायरस को। अनलाइक क्लोरीन, फॉर्मेलिन डज नॉट कोरोड, ये स्टेनलेस स्टील को कोरोड नहीं कराएगा। पंजेंट है, इरिटेटिंग ऑर्डर होता है इसका। एक्सपोजर मस्ट बी लिमिटेड ड्यू टू टॉक्सिटी एंड कार्सिनोजेनेसिटी की वजह से। ओके, तो तुम्हें समझ में आ गया फॉर्मल्डिहाइड के बारे में, सारी चीज़ें याद रखना। नेक्स्ट है, फॉलोइंग एंटीसेप्टिक इज कॉमनली यूज एज ए सर्जिकल स्क्रब एंड फॉर डिसइंफेक्टिंग द स्किन बिफोर सर्जरी। तो ये भी पूछे हुए क्वेश्चन है, ये भी किसी एग्जाम के लिखा नहीं मैंने ना, ये उड़ीसा वाले के थे, वो है ना OSSC वाले में पूछे गए थे 2024 में। हाँ, तो कह रहे कॉमनली यूज्ड सर्जिकल स्क्रब एंड फॉर डिसइंफेक्टिंग स्किन बिफोर सर्जरी, क्लोरहेक्सिडीन, आयोडीन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इथेनॉल। तो भाई हम क्लोरहेक्सिडीन को यूज करेंगे यहाँ पर, है ना। हाँ बिल्कुल करेक्ट है भाई, क्लोरहेक्सिडीन को यूज करा जाएगा। किसके लिए, ये कह रहे कि इस सर्जिकल स्क्रब एंड फॉर डिसइंफेक्टिंग द स्किन बिफोर सर्जरी। क्लोरहेक्सिडीन वाइडली यूज्ड फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टी एंड प्रेफर्ड फॉर सर्जिकल स्किन प्रेपरेशन ड्यू टू इज परसिस्टेंट एफिकेसी अगेंस्ट ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो सर्जिकल स्क्रब के लिए इसको, नियोनेटल बाथ के लिए, माउथ वॉश के लिए, ऑब्स्ट्रक्टिव एंड एज जनरल स्किन एंटीसेप्टिक के रूप में यूज करते हैं। विच वट इज यूज टू डिसइंफेक्ट एंडोस्कोप, है ना, जो एंडोस्कोप है उनको डिसइंफेक्टेंट करना है। रबर एनास्थेटिक ट्यूब्स है, ब्रोंकोस्कोप्स है, इन सब के लिए क्या यूज करोगे, ग्लूटरल्डिहाइड, क्लोरोफॉर्म, बोरिक एसिड या इथिलीन ऑक्साइड। तो इसके लिए हम ग्लूटरल्डिहाइड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, जो कि हमारा एल्डिहाइड में आया था, फॉर्मल्डिहाइड और ग्लूटरल्डिहाइड, है ना। तो पहले फॉर्मल्डिहाइड के बारे में तुमने बात कर लिया, ग्लूटरल्डिहाइड के बारे में देख लो। ग्लूटरल्डिहाइड करें हैज बीन वाइडली यूज्ड फॉर हाई लेवल डिसइंफेक्शन ऑफ जो मेडिकल है, जैसे कि आपका एंडोस्कोप हो गया, और थर्मोसेंसिटिव इक्विपमेंट्स के यूज करते हैं। 2%, इसका 2% कंसंट्रेशन यूज करते हैं बच्चों। इसका कितना परसेंट है, 2% कंसंट्रेशन इसका ग्लूटरल्डिहाइड का याद रखना। मतलब विच एंटीसेप्टिक एजेंट वर्क बाय रिलीज कराता है बच्चों, क्या रिलीज करा रहा है, ये ऑक्सीजन को रिलीज करा रहा है। व्हेन अप्लाई टू वुंड्स प्रोवाइडिंग बोथ क्लीनिंग एंड एंटीमाइक्रोबियल इफेक्ट। तो ऑक्सीजन को कौन रिलीज कराएगा मेरे बच्चों, पोविडोन आयोडीन है, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, सिल्वर सल्फर डायाजीन या बेंजलकोनियम क्लोराइड। तो हमारा H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही तो रिलीज कराता है बच्चों ऑक्सीजन को, है ना। बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन जो है 2। फिर कह रहे हैं विच डिसइंफेक्टेंट इज मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरियल स्पोर्स के अगेंस्ट इफेक्टिव है, इथेनॉल है, फिनोल है, ग्लूटरल्डिहाइड है, क्वार्टनियम अमोनियम कंपाउंड। तो ये हमारा है ग्लूटरल्डिहाइड ही होता है बच्चों। क्या ऑप्शन आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट, डिसइंफेक्टेंट इज नॉन फॉर इट्स, ये जो ग्लूटरल्डिहाइड है बच्चों इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है ना, अगेंस्ट बैक्टीरिया इंक्लूडिंग स्पोर्स। इट इज ऑफन यूज फॉर स्टरलाइजिंग मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए इसको यूज करते हैं, जैसे आपने एंडोस्कोप के लिए देखा था। ग्लूटरल्डिहाइड इज यूज मोस्ट कॉमनली हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट के रूप में इसको यूज करते हैं मेडिकल इक्विपमेंट, जिसके एंडोस्कोप के लिए, है ना, स्पायरोमेट्री ट्यूबिंग के लिए, डायलाइजर्स के लिए, ट्रांसड्यूसर्स के लिए, एनेस्थीसिया एंड रेस्पिरेटरी थेरेपी इक्विपमेंट्स के लिए, हीमोडायलिसिस, प्रोपोर्शनिंग एंड डायलाइसेट डिलीवरी सिस्टम एंड रीयूज ऑफ लैप्रोस्कोपिक डिस्पोजेबल प्लास्टिक ट्रोकर्स। ठीक, ग्लूटरल्डिहाइड कह रहे हैं बच्चे नॉन कोरोसिव टू मेटल एंड डज नॉट डैमेज लेंस्ड इंस्ट्रूमेंट, रबर और प्लास्टिक। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग इज नॉट ए गैसियस डिसइंफेक्टेंट, है ना। तो तुमने पढ़ा भाई फॉर्मल्डिहाइड गैस है हमारी, है ना। तो फिनोलिक्स क्या गैस होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड तो गैस है तुम्हें पता है, फॉर्मल्डिहाइड भी गैस है, इथिलीन ऑक्साइड भी तुम्हारा पता है गैस होता है। तो कौन सा गैस नहीं है भाई, फिनोलिक्स नहीं है हमारे, गैस है ना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, तो ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज स्पोरिसाइडल डिसइंफेक्टेंट, है ना। स्पोरिसाइडल कौन सा है आपका, इथेनॉल है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, क्लोरोजाइलोन जो कि डिटोल होता है, फिर क्वार्टनियम अमोनियम कंपाउंड। तो ये आपके स्पोरिसाइडल्स में आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड आ जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी। जैसे आइडियल डिसइंफेक्टेंट शुड हैव ऑल एक्सेप्ट, जो आइडियल डिसइंफेक्टेंट की क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए भाई बच्चों, स्पीडी एक्शन, भाई देखो एक्शन फास्ट होना चाहिए, बिल्कुल सही है। आइडियल प्रॉपर्टी में क्या आएगा, एक्शन फास्ट होना चाहिए, है ना। करोड़, भाई मेटल को करोड़ थोड़ा ना करेगा, करोड़ तो नहीं करना चाहिए। स्टेबल होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, इजी टू यूज होना चाहिए भाई, है ना। मतलब चीप होना चाहिए, मतलब ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, केमिकली हमारा स्टेबल होना चाहिए, रैपिड होना चाहिए उसका एक्शन में, और जो है एक्शन भी थोड़ा सही रहे, नॉन एब्जॉर्बेबल होना चाहिए, नॉन सेंसिटाइजिंग होना चाहिए, कंपैटिबल, जो भी आप सरफेस पे अप्लाई करोगे उससे कंपैटिबल होना चाहिए, है ना।
तो ये सारे आइडियल प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर करोड़ मेटल नहीं आएगा। कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूटरल्डिहाइड यूज्ड इन डिसइंफेक्शन ऑफ क्रिटिकल एरिया, तो ग्लूटरल्डिहाइड का मैंने तुम्हें कितना कंसंट्रेशन बताया बच्चों, 2% बताया ना अभी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 2% इसका ग्लूटरल्डिहाइड का यूज़ करते हैं कंसंट्रेशन। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग डिसइंफेक्टेंट नोट एक्ट बाय डिसरप्टिंग माइक्रोब की मेम्ब्रेन, है ना। अब देखो भाई ये कैसे काम करते हैं आपके जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं, है ना, तो ये क्या करेंगे भाई, मेम्ब्रेन पे एक्ट करेंगे, उनके प्रोटीन्स को डिनेचर करा देंगे। जैसे कि भाई हमारा जो माइक्रोब है उसको कोई फंक्शन अगर हिल गया तो माइक्रोब पूरा हिल जाएगा, तो उसके जो फंक्शंस हो रहे हैं ना भाई, जैसे उसकी सेल वॉल, उसके जो मेम्ब्रेन है उस पर एक्ट कर दो, उसके अंदर प्रोटीन्स उनको डिनेचर करा दो। भाई हमारी सेल मेम्ब्रेन है फॉस्फोलिपिड से प्रोटीन्स की बनी हुई है ना, तो भाई प्रोटीन्स में जाके बाइंड कर जाएंगे, है ना, कुछ ऐसे होते हैं, अलग अलग तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो डिसइंफेक्टेंट जो डिसरप्ट करे माइक्रोबियल मेम्ब्रेन को, एल्डिहाइड है, गैसियस डिसइंफेक्टेंट है, हैलोजन से कटायनिक होते हैं, तो ये होते हैं हमारे कटायनिक जो होते हैं डिटर्जेंट, ये क्या करते हैं बच्चों, ये मेम्ब्रेन को डिसरप्ट करा देंगे, है ना, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट कॉमनली यूज अल्कोहल बेस्ड डिसइंफेक्टेंट, अल्कोहल्स, तो आपने बच्चों अल्कोहल में कौन सा पढ़े, इथाइल अल्कोहल, नाम से पता लग रहा है भाई अल्कोहल है, एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो ये आपके अल्कोहल यूज होते हैं डिसइंफेक्टेंट के लिए। तो अल्कोहल बेस्ड डिसइंफेक्टेंट कौन से है, इथाइल अल्कोहल जो कि इथेनॉल होता है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो कि आइसोप्रोपेनॉल होता है, बिल्कुल करेक्ट है ना। ग्लूटरल्डिहाइड तो भाई हमारा एल्डिहाइड है, अल्कोहल बेस्ड में कहाँ आएगा, क्वार्टनी अमोनियम कंपाउंड, तो भाई आपके कटायनिक होते हैं और वो तो क्वार्टनी अमोनियम कंपाउंड में चले जाएंगे, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है भाई। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग इज सरफेस एक्टिव एजेंट डिसइंफेक्टेंट, सरफेस एक्टिव एजेंट कौन सा डिसइंफेक्टेंट है, सोडियम स्टेरेट है, इथेनॉल है, फिनोल है, फॉर्मल्डिहाइड, है ना। तो ये जो है सोडियम स्टेरेट ही आपका सरफेस एक्टिव एजेंट डिसइंफेक्टेंट में सोडियम स्टेरेट आ जाएगा। नेक्स्ट है तो कह रहे सोडियम स्टेरेट क्या है, टाइप ऑफ सोप जो सरफेस एक्टिव एजेंट होता है, इसकी एबिलिटी होती है टू लोअर सरफेस टेंशन को कम कराता है, अलो करता है इट टू पेनिट्रेट एंड क्लीन सरफेस इफेक्टिवली, वाइल सम सोप्स में नॉट हैव स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी, टर्म सरफेस एक्टिव एजेंट्स प्राइमरी रेफर्स टू क्लीनिंग एबिलिटी रादर देन एंटी माइक्रोबियल एक्शन। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज लो लेवल डिसइंफेक्टेंट, अब डिसइंफेक्टेंट में हाई लेवल के होते हैं, लो लेवल के होते हैं। अब लो लेवल वाले कौन से है, पैरासिटिक एसिड दिया, आयोडोफोर्स दिया, क्वार्टनी अमोनियम कंपाउंड होते हैं बच्चों, लो लेवल वाले, या फिर क्लोरीन एंड क्लोरीन कंपाउंड, तो हाँ बिल्कुल क्वार्टनी अमोनियम कंपाउंड होते हैं हमारे लो लेवल डिसइंफेक्टेंट में आते हैं। ओके, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 3। तो देखो लो लेवल डिसइंफेक्टेंट में क्वार्टनी अमोनियम कंपाउंड आगे तुम्हारे फिनोल आते हैं बच्चों, अल्कोहल, सर्फेक्टेंट, हैवी मेटल्स, ये सारे क्या लो लेवल में। इंटरमीडिएट लेवल में की बात करें तो क्लोरीन एंड क्लोरीन कंपाउंड्स, आयोडीन और आयोडोफोर्स आते हैं, ये इंटरमीडिएट में। हाई लेवल के कौन से बच्चों, हमारा जो एल्डिहाइड है दोनों हाई में है, फॉर्मल्डिहाइड, ग्लूटरल्डिहाइड, और ऑर्थोथाइलल्डिहाइड भी होता है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी होता है इसमें हाई लेवल में, और पैरासिटिक एसिड भी होता है। जैसे विच अमंग द फॉलोइंग इज हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट, तो हाई लेवल में देख लो ऊपर लिख रखे है तुम्हें, तो एल्डिहाइड के दोनों थे, तो आपका जो है ग्लूटरल्डिहाइड आ जाएगा। बाकी पोविडोन आयोडीन दे रखा है इसमें आपको, फिनोल, सेट्रीमेट, तो ऑप्शन जो ए ही करेक्ट हो गया हाई लेवल में, है ना। नेक्स्ट विच ऑफ दीज इज नॉट अ लिक्विड डिसइंफेक्टेंट, लिक्विड नहीं है बच्चों, तो कोई गैस दे रखी होगी, देख लो इथेनॉल, फिनोल, फॉर्मल्डिहाइड या बेंजोइलिक क्लोराइड, तो फॉर्मल्डिहाइड तुमने पढ़ा है गैस है, तो लिक्विड कैसे होगा, बाकी तीनों लिक्विड है, फॉर्मल्डिहाइड गैस होती है जो एल्डिहाइड में आता है। फॉर्मल्डिहाइड गैस दैट कैन बी यूज एज डिसइंफेक्टेंट बट इट नीड टू बी डिजोल्व इन सोल्यूशन, तो इसका हमने पढ़ा है भी फॉर्मलिन पढ़ते 37% जो होता है ना, तो टू बी यूज इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट विच ऑफ दीज इज डिसइंफेक्टेंट कौन सा है बच्चों, इसमें से कार्बन डाइसल्फाइड है तुम्हारा, एसिटिक एसिड, हाइड्रोजन पर सुपर ऑक्साइड है, सोडियम हाइपोक्लोराइड, तो इसमें डिसइंफेक्टेंट है हमारा कौन सा, सोडियम हाइपोक्लोराइड जो होता है ये क्या है आपका डिसइंफेक्टेंट, तो ऑप्शन आपका डी मतलब कि 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्या है बच्चों, आइडियल कंसंट्रेशन ऑफ इथेनॉल फॉर डिसइंफेक्शन के लिए इथेनॉल का कितना कंसंट्रेशन आइडियल होता है, 85 से 95, 99, 10 से 20, 70 से 95, 40 से 65, तो 70% पढ़ा है आप लोगों ने ना, 70 से 95 करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन सी। इथेनॉल कह रहे हैं, इथेनॉल जो होता है या फिर आइसोप्रोपेनॉल जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इन कंसंट्रेशन ऑफ 70 से 90% गुड जनरल यूज डिसइंफेक्टेंट होते हैं, मोस्ट एक्टिव होते हैं अगेंस्ट लिपोफिलिक वायरस, लेस एक्टिव होते हैं अगेंस्ट नॉन लिपिड वायरस एंड इनइफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरियल स्पोर्स। ओके, बिकॉज ऑफ देयर क्विक इवेपोरेट, ये ना इवेपोरेट हो जाते हैं, हमारा जो अल्कोहल है बच्चों इवेपोरेट हो जाएंगे ना, तो इट में भी डिफिकल्ट टू अचीव सफिशिएंट, इनका कॉन्टैक्ट टाइम जो होता है वो कम ही रहेगा, क्योंकि ये अप्लाई करोगे आप ये इवेपोरेट हो जाते हैं ना,
नेक्स्ट है डैश इज एन अल्कोहल यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट यूज इन हॉस्पिटल्स में कौन सा अल्कोहल है जो डिसइंफेक्ट। तो अल्कोहल में भाई आपका जो है देखो ब्यूटाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल नहीं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आपने पढ़ा है ना, बाकी पेंटाइल अल्कोहल नहीं आएगा। तो आपका आपने पढ़ा इथेनॉल इथाइल अल्कोहल यूज करते हो, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। करें इथेनॉल या आइसोप्रोपेनॉल यूज करते हैं, हमने देखा 70 से 95% कंसंट्रेशन में इसको यूज कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट एल्डिहाइड डिसइंफेक्टेंट में कौन कौन से है। तो एल्डिहाइड में तो हमने देखे बच्चों आपका फॉर्मल्डिहाइड आता है, ग्लूटरल्डिहाइड आता है ना। तो दोनों ही आते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड तो एल्डिहाइड में आता नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। एल्डिहाइड में कौन से आते हैं बच्चों, फॉर्मल्डिहाइड आता है, ग्लूटरल्डिहाइड होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन जो है डी बिल्कुल करेक्ट आंसर चला गया हमारा यहाँ पर, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो एल्डिहाइड में ये लिखा हुआ है फॉर्मल्डिहाइड, ग्लूटरल्डिहाइड, ऑर्थोपैराथाइलडिहाइड आ जाएगा। कह रहे दीज एल्काइलेटिंग एजेंट, ये देखो बच्चों कैसे करेंगे एल्डिहाइड जो है हमारे तो कैसे काम करेंगे, डिनेचर कराते हैं, प्रोटीन्स का डिनेचुरेशन करा देंगे एंड डिसरप्ट कराते हैं न्यूक्लिक एसिड कोजिंग इरिवर्सिबल इनिबिशन ऑफ माइक्रोब्स का जो एंजाइम की एक्टिविटी को इरिवर्सिबल तरीके से इनिबिट करा रही है, ठीक है। प्रोटीन को डिनेचर करा रहे हैं और एंजाइम्स की एक्टिविटी को इनिबिट करा दे रही हैं। ग्लूटरल्डिहाइड इज यूज्ड है, तो वही आपका एल्डिहाइड ग्लूटरल्डिहाइड तो क्या है भाई एंटीसेप्टिक है, एंटीबायोटिक है, सरफेस डिसइंफेक्टेंट है, फंजीसाइड, तो ये सरफेस डिसइंफेक्टेंट में आप लोगों का आ गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम डिसइंफेक्टेंट बता दो। तो ग्लूटरल्डिहाइड है, बेंजलकोनियम क्लोराइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, आइसोप्रोपेनॉल। तो ग्लूटरल्डिहाइड ही बच्चों आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम में चला जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ फॉर्मलिन एज डिसइंफेक्टेंट, फॉर्मलिन का कितना परसेंट कंसंट्रेशन जो है एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज करो भाई। फॉर्मलिन तो खुद तो क्या था 37% फॉर्मल्डिहाइड था, लेकिन अब इस फॉर्मलिन का कितना कंसंट्रेशन मैंने तुम्हें बताया था अभी, बताओ 9%, 5%, 12, 25, तो ये 5% मैंने तुम्हें बताया था ना अभी, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर फॉर्मलिन क्या बच्चों, सोल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड गैस इन वाटर, वाइल फॉर्मलिन इटसेल्फ क्या है 37% सोल्यूशन है फॉर्मल्डिहाइड का, इट इज डाइल्यूटेड। अभी फॉर्मलिन जो है बच्चों इसको डाइल्यूट करेंगे, लोअर कंसंट्रेशन फॉर डिसइंफेक्शन पर्पस, 5% फॉर्मलिन सोल्यूशन इफेक्टिव अगेंस्ट ए वाइड रेंज ऑफ माइक्रोब्स इंक्लूडिंग वायरस, ओके। नेक्स्ट व्हाट इज करेक्ट बच्चों, कौन सा करेक्ट है। फिनोल कह रहे हैं, कार्बोलिक एसिड भी कहते हो, बिल्कुल कहते हैं। डेटोल आपका क्लोरोजैलिनोल होता है, बिल्कुल होता है। क्रिसोल क्या है, मिथाइल फिनोल है ना, तो मिथाइल फिनोल जो है हमारा बिल्कुल होता है क्रिसोल, तो आपका जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सारी बातें करेक्ट है। फिर कह रहा है डैश आर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स ऑफ आयोडीन विद लार्ज मोलिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट सर्व एज कैरियर रिलीज फ्री आयोडीन स्लोली। तो ये फ्री आयोडीन कौन रिलीज करा रहा था, ये कह रहा है सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स होते हैं आयोडीन के, किसके साथ में सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बन रहा है आयोडीन का, विद लार्ज मोलिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में दैट सर्व एज कैरियर, तो ये फ्री आयोडीन रिलीज करेंगे। तो आयोडोफोर्स होते हैं फॉर्मल्डिहाइड, ग्लूटरल्डिहाइड, तो बच्चों ये तो कहाँ एल्डिहाइड हो गए, तो यहाँ पर आयोडोफोर्स होते हैं ये, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्लोरहेक्सिडिन क्या है ना, तो आपका ये कटाइनिक है, एनाइनिक है, बोथ या नन, तो ये हमारा कटाइनिक में चला जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। तो जैफिरन क्या है, कटाइनिक है, बेंजलकोनियम क्लोराइड को कहते हो, क्वार्टनी अमोनियम कंपाउंड है, देखो जो आपका क्वार्टनी अमोनियम कंपाउंड का ही जो है मतलब कि ब्रांड नेम है एक तरीके से जैफिरन, है ना। तो ये कटाइनिक है भाई, बेंजलकोनियम क्लोराइड है, क्वार्टनी अमोनियम कंपाउंड में देखो क्वार्टनी अमोनियम कंपाउंड में बेंजलकोनियम क्लोराइड जो आता है ना उसको बोलते हो जैफिरन, बेंजलकोनियम क्लोराइड का ब्रांड नेम है, सॉरी, ओके। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये ना सारी बातें करेक्ट है, जैफिरन, ओके। तो फॉलोइंग इज अ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट का मैकेनिज्म क्या है, कैसे काम करते हैं। तो देखो ये कह रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटोप्लाज्म का ऑक्सीडेशन करा देंगे, डिनेचुरेशन करा देंगे, प्रोटीन्स का डिटर्जेंट लाइक एक्शन होता है, इंक्रीज करते हैं परमेबिलिटी ऑफ बैक्टीरियल मेम्ब्रेन की, या फिर ऑल, देखो सारे ही ये मैकेनिज्म होते हैं डिसइंफेक्टेंट के, तो बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन डी। विच कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज इफेक्टिव अगेंस्ट स्पोर्स, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड कितना परसेंट कंसंट्रेशन है ना, 0.5, 1.5, 3% या 16, तो ये 3% सही हो जाएगा इनमें से ना, ऑप्शन जो है बच्चों फार्माकोलॉजी है ना, तो जो कि आपका जो है सिलेबस में मेंशन है आपके DMAR का जो आप लोगों का सिलेबस है, ओके। तो देखिए इसके क्वेश्चन कह रहे हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग डेंटल फार्माकोलॉजी के रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट है ये बताना है। कह रहे इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस डीलिंग विद द इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ teeth and oral cavity. It is branch of medical science dealing with investigation and treatment of only teeth, या फिर branch of medical science dealing with investigation and treatment of ear and oral cavity, ठीक है। तो डेंटल है ना, दांतों की बात है, तो ईयर को काट दो,
फिर कह रहा ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट ऑफ ओनली गम्स, ऐसा भी नहीं होता बच्चों। तो ये होता ऑप्शन 1, ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस डीलिंग विद द इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ टीथ एंड ओरल कैविटी। ओके, तो ये आपका है क्या, डेंटल जो है फार्माकोलॉजी के बारे में जो करेक्ट है, ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। देखिए ये आपसे प्रीवियस ईयर में बना हुआ क्वेश्चन है। फिर कह रहे हैं आयोडीन स्टेन इन टीथ वो आर रिमूव्ड बाय, ठीक है। तो जो आयोडीन का स्टेन जो है वो टीथ में रिमूव करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, सोडियम क्लोराइड से कर दोगे भाई, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो देखो इसके लिए जो है हमारा सोडियम थायोसल्फेट जो कि तुम्हारा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना बच्चों, तो ये यूज़ करा जाता है। आयोडीन का जो स्टेन है टीथ में उसको रिमूव करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, सोडियम थायोसल्फेट, है ना। तो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट दैट रिएक्ट करेगा आयोडीन के साथ में, कन्वर्ट कर देगा इसको कलरलेस फॉर्म में, थस रिमूविंग द स्टेन। कॉमनली यूज टू रिमूव, आयोडीन के स्टेन को ही रिमूव करने के लिए कॉमनली हम इसको किसको, सोडियम थायोसल्फेट को यूज़ करते हैं। जैसा आयरन स्टेन इन टीथ आर रिमूव्ड, अब भाई तुमने अभी तो आयोडीन के स्टेन को रिमूव कर लिया सोडियम थायोसल्फेट को यूज़ करके। अब आयरन का जो स्टेन होगा उसको कैसे रिमूव करोगे, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम थायोसल्फेट या फिर हाइपोक्लोराइड। तो भाई इसके लिए हम हाइपोक्लोराइड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आयोडीन स्टेन है तो उसके लिए तो तुमने सोडियम थायोसल्फेट यूज़ कर लिया। आयरन का स्टेन है तो तुमने क्या यूज़ करा बच्चों, हाइपोक्लोराइड यूज़ करा। ओके, याद रखना। फिर अगर एनिलीन डाई के स्टेन को रिमूव करना है तो हम क्लोरीनेटेड लाइम यूज़ करेंगे। ये तीनों याद रखना, सोडियम थायोसल्फेट याद रखना, हाइपोक्लोराइड याद रखना, क्लोरीनेटेड लाइम याद करना। आयोडीन के स्टेन को रिमूव करोगे तो सोडियम थायोसल्फेट, आयरन के स्टेन को रिमूव करोगे तो हाइपोक्लोराइड, एनिलीन डाई के स्टेन को रिमूव करेंगे तो क्लोरीनेटेड लाइम। कह रहे एजेंट दैट डिमिनिश डेंटल सेंसिटिविटी, डेंटल सेंसिटिविटी को डिमिनिश करते हैं ना जो एजेंट है ना भाई, जब कभी भी जैसे दांत निकालना होता है या फिर कुछ करना होता है ना, तो कह रहे डेंटल सेंसिटिविटी को कम कराना पड़ता है भाई, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हो, ऑप्टियोडेंट्स यूज़ करेंगे। सियालोगोग्यू तो क्या होते हैं बच्चों, सलाइवा का सिक्रेशन मतलब कि बढ़ाते हैं, है ना। तो इसके लिए तो जब ड्राई माउथ जो होता है ना उसके लिए इसको जीरोस्टोमिया होता है ना, ड्राई माउथ, तो वहाँ पर इसको यूज़ करेंगे सलाइवा का सिक्रेशन ताकि होए, है ना। सियालोगोग्यू। स्टाइप्टिक तो जैसे कि आपके हीमोस्टाइ मतलब कि क्या होता है एक तरीके से अब ब्लीडिंग को अरेस्ट कराते हैं। स्टाइप्टिक्स जो जैसे कि एलम होता है, फिटकरी होता है ना, एज अ स्टाइप्टिक मतलब कि लोकल हीमोस्टैटिक। ओके, ममीफायर्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेंटल सेंसिटिविटी को क्या कर रहे हैं हमारे, डिमिनिश करते, तो ये ऑप्टियोडेंट्स इसके लिए टर्म यूज़ करेंगे बच्चों। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, ऑप्टियोडेंट्स। ओके, कह रहे ये ऑप्टियोडेंट्स क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं या फिर एबोलिश करेंगे सेंसिटिविटी ऑफ एक्सपोज्ड डेंटाइन, ताकि एक्सकेवेशन बिकम पेनलेस, ताकि जो टूथ का जो जैसे कई बार दांत निकालना होता है ना तो वो पेनलेस हो जाए, है ना, ठीक है। तो ये आपके होते हैं ऑप्टियोडेंट्स होते हैं। ओके, डेंटल प्रेपरेशंस दैट इज एडेड टू डेंटिफाइसिस में ऐड करते हो टू फैसिलिटेट द मैकेनिकल रिमूवल ऑफ डेंटल प्लेग। भाई प्लेग का जो रिमूवल हो सके, है ना, तो वो क्या होते हैं, ऐसी कौन सी प्रेपरेशंस होती है जो हम डेंटिफाइसिस में ऐड करेंगे, डेंटिफाइसिस जो है उसमें ऐड कर रहे हैं हम ये, टू फैसिलिटेट मैकेनिकल रिमूवल ऑफ डेंटल प्लेग। तो डिसेंसिटाइजर तो एंटीसेप्टिक है, एंटीकेरीज डेंटल केरीज को प्रिवेंट करेगा। तो ये एब्रेसिव्स होते हैं मेरे बच्चों, क्या होते हैं, एब्रेसिव्स को ऐड करते हो डेंटिफाइसिस में टू फैसिलिटेट मैकेनिकल रिमूवल ऑफ डेंटल प्लेग। तो ये एब्रेसिव्स होते हैं। तो देखो डेंटिफाइसिस जो होते हैं जिसमें आपके टूथ पाउडर, टूथ पेस्ट आते हैं, ये एजेंट्स होते हैं अलोंग विद द टूथ ब्रश टू एड इन रिमूवल ऑफ डेंटल प्लेग। सो ये पेस्ट की फॉर्म में, पाउडर की फॉर्म में, जेल की फॉर्म में आते हैं, है ना। डेंटिफाइसिस कह रहे हैं फ्रेंच वर्ड होता है टूथपेस्ट के लिए। एब्रेसिव्स ऐड कर डेंटिफाइस में टू हेल्प द एक्चुअल रिमूवल ऑफ स्टेन, प्लेग्स एंड फूड पार्टिकल्स। टू एब्रेसिव जो मोस्ट कॉमनली मतलब फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, आपको एक तो आपने कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ा होगा ना, सिलिका भी होता है। फिर ऑप्टिडेंट्स एक्ट बाय विच मैकेनिज्म, तुमने अभी पढ़ा भाई सेंसिटिविटी को एबोलिश कराता है, डिमिनिश कराता है ना, ऑप्टिडेंट्स होते हैं, है ना।
तो ये कौन से मैकेनिज्म से काम करते हैं? डिस्ट्रॉय नर्वस टिश्यू को डिस्ट्रॉय करा देंगे, पैरालाइज करा देंगे, सेंसरी नर्व एंडिंग है, प्रेसिपिटेट करा देंगे प्रोटीन्स को। तो ये ऑप्टीडेंट्स ना तीनों ही मैकेनिज्म से काम करते हैं, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहे हैं एग्जाम्पल क्या ऑप्टीडेंट्स के, तो देखो कह रहे हैं कैम्फर है, थाइमोल है, मेंथोल है, यूजिनोल है या ओल, सारे ही बच्चों आपके जो है ऑप्टीडेंट्स की एग्जाम्पल्स होते हैं। फिर कह रहे हैं डाई या डायग्नोस्टिक एसिड अप्लाई टू टीथ में अप्लाई करते हैं डाई या फिर डायग्नोस्टिक एसिड टू रिवील द प्रेजेंस ऑफ डेंटल प्लेग, है ना। तो डेंटल प्लेग भाई देखो कई बार डेंटल प्लेग होता है पर पता नहीं लगता कि डेंटल प्लेग है, तो उसकी प्रेजेंस को रिवील करने के लिए भाई तुम्हें पता लग सके कहाँ पर तुम्हारा डेंटल प्लेग है ना दांतों में। तो कह रहे हैं कि डेंटल प्लेग या फिर बैक्टीरियल डिपॉजिट्स हैं दांतों में ऑन टीथ, तो भाई उसको तुम्हें मतलब एक तरीके से आइडेंटिफाई करना है कि वो कहाँ पर है ना। तो उसके लिए डाई डायग्नोस्टिक एसिड यूज़ करे जाते हैं, ठीक है, ऑन टीथ टंग एंड सलाइवा। इसे क्या कहेंगे? डिस्क्लोजिंग, देखो डिस्क्लोज कर रहे हैं ये, है ना, डिस्क्लोज करने के लिए डिस्क्लोजिंग एजेंट है। सियालोगोग्यू, स्टैप्टिक, ममीफायर, तो ये क्या होते हैं बच्चों? हमारे डिस्क्लोजिंग एजेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा डिस्क्लोजिंग एजेंट्स की एग्जांपल्स में, जैसे कि आपका ये डाई आपने पढ़ी है तो इरिथ्रोसिन आपका हो गया, फ्लोरेसिन डाई, ये आपके डिस्क्लोजिंग। भाई डेंटल प्लेग है, कहीं पर आपका बैक्टीरिया का कुछ डिपॉजिट है तो उसको आइडेंटिफाई कर देंगे ये, है ना, डिस्क्लोज करना इन्होंने, डिस्क्लोजिंग एजेंट है ये। एजेंट यूज टू हार्डन एंड ड्राई द टिश्यू ऑफ द पल्प, भाई पल्प के टिश्यू को ना ये हार्ड बना देते हैं, ड्राई मतलब कि उसमें मॉइस्चर नहीं रहेगा, ड्राई हो जाएगा। तो अब ड्राई होने से पता क्या फ़ायदा होगा कि भाई बैक्टीरिया वहाँ पे अटैक नहीं कर पाएगा, है ना, वो ड्राई करा देते हैं उसको। कह रहे एजेंट यूज टू हार्डन एंड ड्राई द टिश्यू ऑफ द पल्प, तो ये क्या होता है बच्चों? ममीफाइंग एजेंट है। ऑप्टीडेंट्स तुमने पढ़ लिए भाई, है ना, जो सेंसिटिविटी को डिमिनिश करा देंगे। सियालोगोग्यू तुम्हें पता है, तो यहाँ पर तो ममीफाइंग एजेंट्स ही होते हैं। क्या होते हैं? ममीफाइंग एजेंट्स होते हैं बच्चों। ये क्या करेंगे? हार्ड करा देते हैं और ड्राई करा देंगे टिश्यू ऑफ द पल्प। क्या है? ममीफाइंग एजेंट्स हैं। कह रहे ममीफाइंग एजेंट्स क्या करते हैं? हार्ड और एंड ड्राई द सॉफ्ट टिश्यू इन टूथ पल्प एंड रूट कनाल। ड्राइंग मेक टिश्यू रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शन, है ना। ड्राइंग से क्या हो गया बच्चों? इन्फेक्शन जो है वो नहीं होगा। ममीफाइंग एजेंट ममीफाई या फिक्स करते हैं पल्प को। ड्यू टू ड्राइंग इफेक्ट पल्प बिकम रेजिस्टेंट टू एंट्री ऑफ बैक्टीरिया। ममीफाइंग एजेंट्स बच्चों आपके एस्ट्रिंजेंट्स भी होते हैं, जैसे कि आपके टैनिन्स हो गए, है ना, या एंटीसेप्टिक्स भी हो सकते हैं। तो देखो टैनिक एसिड आपका हो गया, यहाँ पर आइडोफॉर्म्स होते हैं, ये आपके ममीफाइंग एजेंट्स के एग्जांपल दे रखे हैं। पैराफॉर्मल्डिहाइड हो गया। नेक्स्ट है डैश आर द एजेंट्स यूज टू रिमूव पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। टीथ का पिगमेंटेशन, जैसे कि अभी आपने पढ़ा था भाई कि भाई आयोडीन का स्टेन है तो उसको रिमूव करने के लिए क्या यूज़ कर रहे हो? आयरन के स्टेन को रिमूव करा तुमने, है ना। तो कह रहे वही तो है ये, देखो कह रहे एजेंट्स यूज टू रिमूव पिगमेंटेशन है टीथ का, उसको रिमूव करा किससे करो? ब्लीचिंग एजेंट्स, ऑप्टीडेंट्स, सियालोगोग्यू। तो ये हमारे ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? ब्लीचिंग एजेंट्स क्या होते हैं? जो रिमूव करते हैं पिगमेंटेशन टीथ का, है ना। तो आपने आयोडीन स्टेन को रिमूव करने के लिए सोडियम थायोसल्फेट यूज़ करा, आयरन के स्टेन को भी तुमने रिमूव करा, तो ये आपके क्या यूज़ करे? तुमने ब्लीचिंग एजेंट्स यूज़ करके रिमूव करे, है ना। तो ब्लीचिंग एजेंट्स कह रहे हैं कि ऐसे एजेंट्स होते हैं जो पिगमेंटेशन ऑफ टीथ रिमूव करते हैं, जैसे कि हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हाइड्रोजन पेरोक्साइड आता है। एग्जाम्पल दे रखे बच्चों, ये रिड्यूसिंग एजेंट में सोडियम थायोसल्फेट यूज़ करते हैं, जो आयोडीन के स्टेन को रिमूव करने के लिए आपने यूज़ करा। क्लोरिनेटेड लाइम यूज़ करोगे, है ना। तो ये कौन सा स्टेन रिमूव कराता है? एनिलीन डाई का स्टेन। और वीक अमोनिया, हाइपोक्लोराइड, एसिटिक एसिड और यूवी रेज सब यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है एलम इज यूज। तो एलम बच्चों आपका फिटकरी क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था हीमोस्टैटिक लोकल एज अ स्टाइप्टिक। देखो स्टाइप्टिक को ही क्या बोलते हैं हम? लोकल हीमोस्टैटिक, है ना, जो ब्लीडिंग को अरेस्ट मतलब कि रोक देंगे, ना। जैसे कई बार कटवट लगता है तो वहाँ पे फिटकरी लगा लेते हैं, है ना। तो वहाँ पर क्या होता है बच्चों? वो ब्लीडिंग जो होती है स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है ना। तो ये क्या होते हैं? बोले एलम का क्या यूज़ है बच्चों? ये आपका हीमोस्टैटिक एजेंट है, स्ट्रिंजेंट है, एंटीसेप्टिक, तो ये तीनों ही रोल प्ले कर रहा है। ओके, तो आपका जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट चॉइस ऑफ प्रेफर्ड स्वीटनिंग एजेंट टूथपेस्ट। भाई टूथपेस्ट में डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, है ना। फ्लेवरिंग एजेंट्स है, कलरिंग एजेंट्स होते हैं, आपके एब्रेसिव्स होते हैं, ह्यूमैक्टेंट होते हैं, सरफेक्टेंट जैसे कि SLS यूज़ होता है, डिफरेंट आपके एजेंट्स होते हैं। तो स्वीटनिंग एजेंट कौन सा होता है याद रखना? सोडियम सैकरिन यूज़ होता है। कौन सा चॉइस ऑफ प्रेफर्ड स्वीटनिंग एजेंट टूथपेस्ट में? सोडियम सैकरिन याद रखेंगे हम। नहीं तो फॉर्मुलेशन यूज फॉर डेंटल हाइजीन्स। तो ये फॉर्मुलेशंस क्या होते हैं आपके? डेंट्रीफाइसिस होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? डेंट्रीफाइसिस आप लोगों ने पढ़े हैं। डाई कैल्शियम फोस्फेट का क्या यूज़ है? भाई पॉलिशिंग एजेंट है, सूदिंग ग्लाइडेंट, प्रेसिपिटेटिंग सब्सटेंस। तो ये हमारे
पॉलिशिंग एजेंट्स जो हमारे एब्रेसिव्स होते हैं, है ना, जैसे आपका कैल्शियम कार्बोनेट पड़ा, डाई कैल्शियम फॉस्फेट है, इन्हीं को हम पॉलिशिंग एजेंट्स कहते हैं, एब्रेसिव्स को ही, है ना। कह रहे रोल ऑफ डेंटल एब्रेसिव्स का क्या रोल है भाई, कैविटी को फिल करेंगे, कोट करेंगे टीथ को, पॉलिश एंड क्लीन टीथ है, प्रोटेक्ट करेंगे टीथ को, ये पॉलिश करते हैं और क्लीन कराते हैं बच्चों दांतों को। कह रहे फॉलोइंग इज ए फिजिकल सनस्क्रीन में आपका टिटेनियम डाइऑक्साइड बच्चों आता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। कह रहे ट्राई बेसिक कैल्शियम फॉस्फेट इज यूज इन टूथ पाउडर एज, क्या है, डाइल्यूएंट है, एब्रेसिव, सरफेस एक्टिव एजेंट है, नन। तो ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, ट्राई बेसिक कैल्शियम फॉस्फेट है, ये आपके क्या है बच्चों, एब्रेसिव्स के एग्जाम्पल्स हैं। जैसे डाई ऑक्टाइल सोडियम सल्फोसक्सिनेट इज यूज इन टूथपेस्ट में, डाई ऑक्टाइल सोडियम सल्फोसक्सिनेट का क्या यूज़ है, स्वीटनिंग एजेंट है, ह्यूमेक्टेंट है, बाइंडर है, या सरफेस एक्टिव एजेंट है। तो ये सरफेस एक्टिव एजेंट के रूप में यूज़ करा जाता है बच्चों। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमेक्टेंट यूज इन टूथपेस्ट, ना टूथपेस्ट में बच्चों ह्यूमेक्टेंट होते हैं जो मॉइस्चर उसको प्रोवाइड कर, टूथपेस्ट जो होता है बच्चों, ताकि आपका टूथपेस्ट ड्राई ना हो जाए, इसलिए ना ह्यूमेक्टेंट ऐड करे जाते हैं। ओके, मॉइस्चर को रिटेन रखेंगे, ये जो ह्यूमेक्टेंट होते हैं ये क्या करते हैं, मॉइस्चर को रिटेन करके रखते हैं ताकि हमारा टूथपेस्ट जो होता है ड्राई ना हो जाए। ठीक है, तो इसमें ग्लिसरीन, सोर्बिटोल, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल आप लोगों को पढ़ते हो ह्यूमेक्टेंट के एग्जाम्पल में, तो आपको सोर्बिटोल दिया है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। कह रहे मोस्ट, कह रहे कॉमनली यूज एब्रेसिव्स इन डेंटिफाइसिस में, कॉमनली यूज है प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट, ट्राइबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट सारे यूज होंगे बच्चों, तो आपका ना ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ह्यूमेक्टेंट इज एडेड टू टूथपेस्ट में, ह्यूमेक्टेंट क्यों ऐड करा अभी तो बताया मैंने आपको। अच्छा, कौन कौन से है, तो ग्लिसरीन है, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, सोर्बिटोल, तीनों ही आपके ह्यूमेक्टेंट के एग्जाम्पल है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्वीटनिंग एजेंट क्या है डेंटिफाइसिस में, तो अभी हमने देखा था सेकेरिन, सोडियम सेकेरिन देखा था, सेकेरिन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। स्वीटनिंग एजेंट्स क्या है, इंक्लूड डेंटिफाइस फॉर्मुलेशंस में इम्पार्ट करेंगे स्वीट टेस्ट द फॉर्मुलेशन। सेकेरिन करें 0.005 से 0.25% के रेशो में मोस्ट कॉमनली यूज स्वीटनिंग एजेंट है इस पर्पज के लिए। मोस्ट कॉमनली यूज फ्लेवरिंग एजेंट क्या है टूथपेस्ट में, पेपरमेंट ऑयल, फ्रूट का फ्लेवर, मिथाइल सैलिसिलेट्स या नन, तो इसके लिए पेपरमेंट ऑयल आप मोस्टली जो है यूज़ करते हो। कह रहे फॉलोइंग मिनरल प्रोटेक्ट करता है डेवलपमेंट ऑफ डेंटल केरीज का जो डेवलपमेंट है डेंटल केरीज को प्रिवेंट करने के लिए ना, तो कौन सा मिनरल प्रोटेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ डेंटल केरीज, तो इसके लिए हम फ्लोराइड्स यूज़ करते हैं, सोडियम फ्लोराइड, स्टेनस फ्लोराइड, तो क्या है सेलिनियम, फ्लोरीन, कैल्शियम या आयोडीन, तो इसके लिए आपका फ्लोरीन हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी। जैसे विच इज़ यूज एज स्टैप्टिक, वही आपका जो लोकल हीमोस्टैटिक मतलब कि होता है, जिंक ऑक्साइड है, सोडियम सल्फेट है, पोटाशियम पर मैग्नेट या एलम, तो इसमें से आपका जो है एज अ स्टैप्टिक जो होता है आपका एलम यूज़ होगा। कह रहे लोकल हीमोस्टैटिक होते हैं, यूज टू अरेस्ट ब्लीडिंग और टू कंट्रोल ऊजिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम माइन्यूट ब्लड कैप वेसल्स। ओके, जैसे कि भाई देखो दांत, जैसे टूथ एक्सट्रैक्शन, दांत निकालते तो क्या होता है वहाँ पर एकदम से ब्लीडिंग होती है ना, तो कॉटन में इस टाइप से ही जो होता है स्टैप्टिक मतलब लोकल हीमोस्टैटिक को मतलब कॉटन को उसमें डिप करके वो वहाँ पर लगाया जाता है ना, तो वही है ये, तो वो एकदम से ना वो ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए है। जैसे डेंटिफाइसिस इज ए मटेरियल यूज फॉर क्लीनिंग ऑफ, तो आपका जो है टीथ को क्लीन करेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसे यूज ऑफ जिंक सल्फेट का यूज है बच्चों, क्या हम एस्ट्रिंजेंट है, एमिटिक लैक्सेटिव, तो ये हमारे एस्ट्रिंजेंट होते हैं जो प्रोटीन प्रेसिपिटेट करा के काम करता है। एस्ट्रिंजेंट क्या करते हैं बच्चों, प्रोटीन प्रेसिपिटेट करा देते हैं। तो जिंक सल्फेट जो आपका क्या था, जिंक सल्फेट, जिंक क्लोराइड जो है बच्चों, ये भी हमारा क्या होता है एस्ट्रिंजेंट ही होता है। क्या होता है, एस्ट्रिंजेंट ही होता है। एस्ट्रिंजेंट आर कंपाउंड दैट, तो क्या बताया वो क्या करेंगे बच्चों, प्रिवेंट कॉन्टैक्ट ऑफ स्किन विद सराउंडिंग, ऐसा नहीं होता, सूद एंड सॉफ्टन स्किन, आप प्रेसिपिटेट कराएंगे प्रोटीन्स को, तो ऑप्शन जो बच्चों सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी डिसोल्व इंटरसेलुलर सब्सटेंस द, तो ऑप्शन जो है प्रेसिपिटेट हो गया प्रोटीन, तो एग्जाम्पल क्या एस्ट्रिंजेंट्स के, टैनिक एसिड हो गया, कैटेचू, जिंक क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, एलम। करें इन डेंटल प्रोडक्ट द प्रेजेंस ऑफ डैश आयन एक्ट एज प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन फॉर टूथ डिकेइंग, बैक्टीरिया के लिए एज अ प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन के तरीके से कौन सा आयन काम करता है डेंटल प्रोडक्ट में जो होता है,
कह रहे क्लोराइड है, फ्लोराइड, आयोडाइड या ब्रोमाइड। तो हमारा फ्लोराइड है भाई, सोडियम फ्लोराइड, स्टेनस फ्लोराइड, डेंटल केरीज को प्रिवेंट करने के लिए बच्चों यूज़ करे जाते हैं। रोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन टूथ पाउडर में, कैल्शियम कार्बोनेट जो एब्रेसिव्स में पड़ा बच्चों, इनको पॉलिशिंग एजेंट्स भी कहते हो। फ्लोराइड इनिबिट करता है कैरीज फॉर्मेशन, कैसे कराता है बच्चों? फ्लोराइड जो है डेंटल केरीज को होने से रोकता है, कैसे? कार्बोनेट बनाएगा भाई? नहीं, फ्लोराइड कार्बोनेट कैसे बनाएगा? इंक्रीज एसिड सोल्युबिलिटी ऑफ इनामल प्लेक फॉर्मेशन, या ये डिक्रीज कराता है बच्चों एसिड सोल्युबिलिटी किसकी? इनामल की। फिर फ्लोराइड कैसे काम करता है? बाय इनकॉर्पोरेट, ये ना खुद ना इनकॉर्पोरेट हो जाएगा इनटू द इनामल के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, फॉर्मिंग फ्लोरो एपेटाइट बनेगा, है ना, विच इज़ लेस सोल्यूबल इन एसिड देन द ओरिजिनल हाइड्रोक्सी एपेटाइड, मेकिंग द इनामल मोर रेजिस्टेंट टू डिके, है ना। तो इससे जो है इनामल का डिके नहीं होगा, क्योंकि फ्लोरीन जाके खुद ही इनकॉर्पोरेट हो जाएगा इनामल के स्ट्रक्चर में, इससे फ्लोरो एपेटाइट बन जाएगा। अगर फ्लोरीन नहीं होता तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट बन रहा था। ओके, जैसे फॉलोइंग इज अ डिसेंसिटाइजिंग एजेंट यूज एज डेंटल प्रोडक्ट। तो डिसेंसिटाइजिंग एजेंट में बच्चों आपका स्ट्रोंटियम क्लोराइड आप लोगों ने याद रखना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एस्ट्रिंजेंट्स और सब्सटेंट दस प्रेसिपिटेट कराते हैं किसको? ये ना प्रोटीन, सरफेस प्रोटीन्स को प्रेसिपिटेट करा के काम करते हैं हमारे जो एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं। मोस्ट इफेक्टिव केरीज इनहिबिटिंग एजेंट, तुम्हें पता ही है बच्चों, है ना, हमारा फ्लोराइड होता है, बहुत सारी बार क्वेश्चन बना हुआ है फ्लोराइड वाला। पोटाश एलम इज यूज्ड एज, तो ये भी जो है हमारा किस में काम आता है? एस्ट्रिंजेंट ही तो होता है ना। ऑप्शन 1 इज सब्सटेंस एडेड टूथपेस्ट टू रिटेन द मॉइस्चर ऑफ द प्रेपरेशन सो दैट व्हेन एक्सपोज टू एयर प्रेपरेशन डज नॉट गेट ड्राइड अप और डज नॉट हार्डन। तो ये सब्सटेंस इन्हें क्या कहोगे तुम? तो क्या बताया था अभी, ये क्या होते हैं? ह्यूमेक्टेंट, मॉमिफाइंग एजेंट, ऑप्टिडेंट्स, सेलुलोगी। तो ये हमारे क्या होते हैं बच्चों? ह्यूमेक्टेंट्स होते हैं, है ना। नेक्स्ट, तो ह्यूमेक्टेंट की एग्जाम्पल में आपने पता ही है, अभी हमने देखी है ग्लिसरीन, सोर्बिटोल, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। ओके, तो इस वीडियो में बच्चों इतने क्वेश्चन थे। ओके बच्चों।